अभी तक? एक ख्याल से आपने पिछली बारी ये कहा था कि हम we will actually go through how to do that this time. Again, you've done it last time as well, but that's what I remember from our last class. एक दोस्त ने हमें भेजा है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता चलूं साथ साथ। मैंने ये कहा था कि अगर हो पाए तो बहुत अच्छा है, बट स्टिल मुझे आइडिया है कि मैंने एक मुश्किल असाइनमेंट दिया, बट वो करना था आप लोगों को। अच्छा जी, कराची गेट वेदर। अच्छा, टेम्परेचर 15.9, मैक्सिमम टेम्परेचर 15.9। दोस्त उमरान, आपने जो असाइनमेंट बनाया है इसके अंदर कैरी जैकेट वाला तो कुछ है ही नहीं। मैंने तो ये कहा था कि वो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को देखकर मुझे ये बताया कि मुझे आज जैकेट लेकर निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। तो ये असाइनमेंट आपका इनकम्प्लीट है काइंड ऑफ। नहीं, ऊपर तो लिखा रहा है ना कैरी जैकेट। ओह आई सी, कैरी जैकेट इफ आई गो आउटसाइड। ओह, ये मैंने देखा नहीं था, माय बैड। अच्छा जी, Amazons, नो नीड टू कैरी जैकेट। 28 टेम्परेचर है, मैक्सिमम भी 28 है और मिनिमम भी 28 है। और ब्रासिलिया 24, कैरी जैकेट इफ यू गो आउटसाइड, मैक्सिमम 20। ओके। अच्छा, यहाँ पे 14 हो रहा है और 12 है। अच्छा, फिर तो यार सही बनाया है, जबरदस्त बनाया है। बट इसके अंदर चूंकि ड्रॉप डाउन है तो मैं किसी ऐसे सिटी का नाम लिखकर नहीं देख पा रहा हूँ जिसमें माइनस वगैरह में हो या बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो। मैं इस तरह का कोई देख नहीं पा रहा हूँ इसके अंदर। चैट में हम दोबारा चलते हैं, किसी और ने अगर भेजा है सर तो। जी कैल जी बोलें दोस्त, क्या कह रहे थे आप? सर थर्ड वाला आई गेस कैलगरी का है थोड़ा बहुत डिफरेंट। अच्छा, कैलगरी जो आप कह रहे हैं थर्ड वाला, हाँ -21 है कैलगरी में। डोंट गो आउटसाइड इज टू कोल्ड। यहाँ पे अभी फटे ठंडी है। we are having a cold snap, so Vancouver जहाँ पे कभी 3-4 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता, इवन इन विंटर्स -12 था। so अच्छा, कनाडा में इसने कहा कि अभी 17.6 है करंट और मिनिमम 16 आज होने वाला है। ऐसा है क्या? नहीं यार, क्या ये तो एवरेज कनाडा का दिखा रहा होगा। अगर आप हाँ, ये कनाडा तो बहुत ही बड़ा है। वैंग COUVER या -10। ये तो अच्छी खासी ठंड है, -10। अच्छा, डोंट गो आउटसाइड इट्स टू कोल्ड। ये तो ऑप्शन नहीं है, आपको मल्टीपल लेयर्स पहन के जाना पड़ेगा। अच्छा, जाना पड़ता है अभी, मतलब हाँ तो मतलब अभी आई हैव अ पपी, आई हैव टू टेक हर आउटसाइड, खाना वाना लेने बाहर जाना पड़ता है। लोग तो बाहर घूम रहे होते हैं। मतलब लाइफ गोज ऑन, कुछ स्टॉप नहीं यस, होता। लाइफ गोज ऑन एट इवन -45, जो अभी नॉर्दर्न अल्बर्टा में हुआ है, वहां पे भी लाइफ गोज ऑन। अभी अभी किसी किसी स्टेट का कोई मुझसे कह रहा था कि वो इतनी ज्यादा बर्फ आ गई थी कि वो पूरा सिटी ब्लॉक हो गया था, इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, लोग मॉल में जाके रह रहे थे। वो अभी कौन से वाले स्टेट में हुआ था ऐसा? ये तो नहीं पता, लेकिन अभी पूरे नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में एक कोल्ड स्नैप आया हुआ है। सो देयर इज आर्टिक एयर जो वेस्टर्न कनाडा और नॉर्थ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर छाई हुई है। सो इसके लिए ये इतने नेगेटिव टेम्परेचर्स में जाते हैं, वरना लाइक -1 इज द मैक्स इट विल गो डाउन टू।
सही। अच्छा जी, तो मैं ड्राइव में देख रहा था, असाइनमेंट 3। असाइनमेंट 4 है सर। असाइनमेंट अच्छा 4 है। ओके ओके ओके। जी जी। इसके रिस्पॉन्सेज जरा मैं देखता हूँ कि कितने लोगों ने सबमिशन कर दी है अभी तक। Responses, go. What happened? Just a minute. अच्छा, 6 ऐसे लोग हैं जिन्होंने असाइनमेंट अपना सबमिट करवाया है, जिसमें से अदनान का हमने अभी देखा है। अरीबा ने भी बनाया है। अरीबा को ओपन करते हैं जनाब। $13.99 लाहौर। अरीबा, आपने भी इसमें ये नहीं बताया कि इस टेम्परेचर, ये टेम्परेचर तो पता चल गया अभी। सर ये जैकेट वाला पैंट से निकल गया था मेरा भी, डाल दूंगा मसला नहीं। ओके। और हमारे पास मोहम्मद मुदस्सिर हैं। बड़े गुड। इन्होंने तो ऐसे करके बनना 1 2 3 4, ये तो बहुत अच्छा बना दिया। चारों सबमिट करा दिए। अच्छा जी। कैरी जैकेट विथ यू 15.9। गुड यार। तो ये हम लिखते हैं इसमें न्यूयॉर्क 6.22 कैरी कोर्ट एंड बी केयरफुल। कोर्ट वगैरह इम्प्लीमेंट करना बता रहे हैं, वो कोई ऐसी कंपनी है तो। Can I add some context to that? यस प्लीज। So metaverse जो चीज है वो काफी दूर है, you know, like think about VR. VR came about 10 years ago, लेकिन आज भी हम VR you know इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. It is on the cusp. Yeah, because but it actually hasn't reached its potential. नहीं, लेकिन सोनिया में मेटावर्स की डिवाइस बनी है ना, जैसे हाल ही में मेटावर्स की 3D कोई सो डिवाइस बनी। मेटावर्स ये कॉन्सेप्ट जो है ये एक 1960s की साइंस फिक्शन किताब से आता है. उसके हिसाब से ये आइडिया है कि हम जिस रेगुलर वर्ल्ड में रह रहे हैं उसका एक वर्चुअल काउंटर पार्ट है जिसमें लोग चीजें कर पा रहे हैं, जी पा रहे हैं. नाउ वी लिव इन अ वर्ल्ड विच इज मोर कॉम्प्लिकेटेड. सारे लोग हमारे इंटरनेट पे जा सकते हैं, अब तक वो भी नहीं आए हैं. लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि एवरीबॉडी इज गोइंग टू बी इन द मेटावर्स, दैट इज लाइक फार ऑफ. सो metaverse as a concept is something which is not even reached its reality. क्योंकि metaverse अगर so the concept of metaverse is supposed to be DeFi, मतलब decentralized finance या फिर decentralized internet. लेकिन अगर वो मतलब मेटा मतलब फेसबुक बना रहा है, गूगल बना रहा है, तो वो वही 3-4 कंपनीज बना रहे हैं जो आज की तारीख में इंटरनेट बना चुके हैं. So if that is the format of web 3.0, then nobody will shift from web 2.0. But essentially what we can start doing is think about what is that space, right? Like how do we as people start using some of the things within web 3 to start building the next version of the web. So Nvidia ने metaverse के लिए ये design किया like so essentially if you're building a virtual world in Facebook's meta world, वही आप Roblox में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं. So these are the kinds of tools that are being developed. So think about metaverse at its infancy. अभी तक बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, kind of. आप
like voice is that thing which is now recently taking off, क्योंकि voice has so आप अगर ये सोचते हैं कि human beings when we are born the first thing that we learn to communicate with is voice. And that is the reason why the adoption of voice will be much larger than even the regular internet. क्योंकि regular internet के लिए आपको लिखा पढ़ी आना जरूरी है. अगर आप लिख पढ़ नहीं सकते हैं तो आप इंटरनेट नहीं इस्तेमाल कर सकते. But voice will bring on even those people who cannot currently use the internet. So voice will be that technology which bridges a lot of the barriers that exist to entry even for the regular folks. Now when you talk about the metaverse has lots of complications. हमें बचपन में बताया गया है कि टीवी के सामने ज्यादा देर नहीं बैठा करो. आज की तारीख में मैं कल ही कोई मीम देख रहा था, आज की तारीख में लाइक आंखों के सामने आपको लगा के देते VR. So this idea is very foreign to like you know even like a 20-year-old. It's like yes this is amazing as a concept, बट इन रियलिटी आप कितना वक्त VR में आज की तारीख में स्पेंड कर सकते हैं ये हमें बताएं. और कितने लोग आप जानते हैं कि जो लाइक VR में काम कर रहे हैं या फिर VR में इस्तेमाल करते हैं. I work in the technology space in like Silicon Valley North, and मेरी मालूमात में जो until unless आप डेवलपर नहीं हो VR AR के, आप उस चीज पे काम नहीं करते हो. अच्छा मैं आपको बताता हूँ ना अभी कि मैं आज लेट चक्कर में हुआ. ठीक है, गॉट इट. मैं ये इसके चक्कर में सॉरी आई वेंट ऑफ ऑन अ ट्रायड देयर. ये क्या वर्चुअल बैकग्राउंड इसमें मस्ती कर रहा है. ये जो है ना गूगल क्रोमकास्ट विद इसके चक्कर में लेट हुआ हूं मैं. गूगल टीवी. हाँ गूगल टीवी. तो इसकी कहानी क्या है, ये मैंने क्यों परचेज किया. मेरे पास टीवी ऑलरेडी मौजूद है बट ये उसके पीछे लगता है और ये इसमें आप ये जो रिमोट देख रहे हैं इसके साथ ये गूगल असिस्टेंट का बटन बना हुआ है. अच्छा वॉइस को आए हुए, जैसे सलील कह रहे थे कि वॉइस को आए हुए काफी जमाना गुजर चुका है, बट मैं एज अ वॉइस डेवलपर मैं 2016-17 से इस पे काम कर रहा हूँ इस टेक्नोलॉजी पे. बट इसका जो सही यूज केस है ना मुझे वो अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हुआ है. मतलब शुरू में जब मैं चैटबॉट्स बना रहा था मैंने बहुत सारे बिजनेसेस को प्रोजेक्ट्स बनाकर दिए, बट वो बहुत ही स्पेसिफिक यूज केस थे. मतलब मैं ये सोचता था कि जनरल लाइफ में ये कब इस्तेमाल होगा, तो वो अब इस सूरत में ये आ चुका है. अच्छा और मेरे पास गूगल होम इसमें मौजूद है. अच्छा मैं आपको एक जनरल यूज केस दिखाता हूँ अभी. हे गूगल टॉक टू इस्लाम FAQ. ये बच्चों के लिए गया है छोटे मोटे सवाल जवाब. इसको शायद क्षमा करें मैं नहीं समझी. Hey Google, talk to Islam FAQ. Hi, I am Islam FAQ assistant. I will answer your basic questions about Islam. Who is Allah? Allah is a God. अच्छा ये छोटे मोटे क्वेश्चन आंसर का जवाब देगा. एक इस्लाम FAQ के नाम से एक ऐप है. अच्छा तो मैं ये डिस्कस कर रहा था अभी किसी से बैठ के. हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, उनके स्कूल्स हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनको मैंने ये आज दिखाया. ये मैंने छोटी सी ऐप बनाई थी बहुत पहले, तो मुलाकात में हम बैठे हुए थे तो मैंने उनको ये दिखाया. मैंने कहा यार आप बच्चों को जो पढ़ाते हैं छोटे मोटे क्वेश्चन आंसर, तो आप इसके जरिए भी पढ़ा सकते हैं. तो उनको वो बड़ा पसंद आया. तो ये आहिस्ता आहिस्ता ना छोटे छोटे यूज केस अब समझ आना शुरू हुए हैं कि यार इसको एक्चुअल में यूटिलाइज किया कैसे जाए. अच्छा अभी भी आप अगर डेली लाइफ में अपने देखें तो वॉइस कंप्यूटिंग आपके ना होने के बराबर है. अच्छा ये जो है इसमें बेनिफिट क्या है कि ये बोल के हर काम कर सकता है. मिसाल के तौर पे अगर अभी मैं इससे कोई सवाल पूछता हूँ गूगल असिस्टेंट से, कि मिसाल के तौर पे मैं इसको कहता हूँ हे गूगल शो मी द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. My apologies, I don't understand. ये अभी तो इसने डोंट अंडरस्टैंड बोल दिया, मैं भी इसको समझ नहीं आया, बट ये इसके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि कुछ दिखा सके. अच्छा एक इसमें स्क्रीन वाला भी आ गया, बट अगर मेरे पास टीवी ऑन सर मेरा एक क्वेश्चन था. जी सर क्वेश्चन था कि हम लोग क्या वॉइस एप्स के अंदर कोई एक्सेंट अपनी तरफ से ऐड अगर हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल
ऐसे असिस्टेंट में भी ये जैसे अभी ऑप्शन आपने नहीं दिखाया दिया तो वो गया। तो एक सॉर्ट ऑफ बॉट की आवाज थी ना, हाँ सॉर्ट ऑफ बॉट की आवाज थी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ह्यूमन लाइक वो हो, वॉइस हो। ये आपका अच्छा सवाल है काफी। असल में गूगल असिस्टेंट में ये अभी फैसिलिटी मौजूद नहीं है ह्यूमन लाइक आवाज वाली। हाँ बट एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि शुरू में जो गूगल असिस्टेंट आया था उसमें जो आवाज थी वो कंप्यूटर की आवाज थी, लेकिन अब जो गूगल असिस्टेंट में आवाज है ना, जो क्षमा कीजिए आपने सुना होगा, वो काफी ह्यूमन लाइक था। तो ये न्यूरल नेट के नाम से एक चीज इन्होंने डेवलप कर ली है गूगल वालों ने, वो इसमें लगा हुआ है। तो उसमें 4-5 मुख्तलिफ एक्सेंट्स हैं, मुख्तलिफ आवाजें हैं, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो सारे ही ऑलमोस्ट जो है, मिसाल के तौर पर मैं इससे कहूँ, हे गूगल मुझे एक जोक सुनाइए। Sorry, I didn't understand. अच्छा ये कभी ना ग्लिच करता है क्योंकि मैंने 2 लैंग्वेज लगाई हुई है। मुझे एक जोक सुनाइए। हे गूगल मुझे कोई लतीफा सुनाओ। डॉक्टर, तुम्हें क्या बीमारी है? रोगी, मुझे खाने के बाद भूख नहीं लगती है। ये काफी ह्यूमन लाइक आपने देखा है, इसकी आवाज निकल रही है। या अंग्रेजी वाला भी जो है, हे गूगल हाउ आर यू डूइंग। I'm fine. You're very kind to ask, especially in these tempestuous times. थैंक यू। So ये आपने जो कहा ना, ये गूगल के honored, sir. वेवनेट के वजह से, वेवनेट इज गूगल्स NLP ट्रेनिंग न्यूरल नेट, जैसे सर ने का बताया वैसे। और अमेज़न का अमेज़न ये पॉली आपने है। वर्ड आपने सॉरी वर्ड आपने करेक्ट किया। वेव वेव क्या बोला आपने? वेवनेट वेवनेट। हाँ, मैं वेव पहले गलत वर्ड यूज कर रहा था, वेवनेट सही वर्ड है। या सो गूगल ने लाइक नहीं, आपने सही बताया कि वो न्यूरल नेट ही है, बट इट इज लाइक गूगल ने उसको नाम दिया है वेव नेट। हाँ। सो वेव नेट इज द न्यूरल नेटवर्क व्हिच एसेंशियली कीप्स ऑन लर्निंग हाउ ह्यूमंस स्पीक। सो ह्यूमन स्पीच हैज प्रोसिडी, देयर इज फोनीम्स, हम कहीं कहीं पे कॉमा की जगह पे पॉज लेते हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये एक न्यूरल नेट, और लाइक यू नो, so there is this something called a CNN which is convolutional neural network. So मतलब वो अपने आप को ट्रेन करता है बायसेस के साथ वगैरह। essentially that is going to be, ये हम और आप नहीं कर सकते। यू नीड टन्स ऑफ डेटा, मतलब बहुत ज्यादा डेटा चाहिए होता है। हाँ, और बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है। आपने जो बताया वो ये टेक्निकली आप सही बता रहे हैं, ये भी चीजें हो रही हैं, लेकिन असल में जो रेवोल्यूशन, इनका रेवोल्यूशनरी काम इन्होंने किया है वो ये किया है, पहले जो गूगल असिस्टेंट से आप बात करते थे ना, तो जो आपको आंसर मिलता था वो तो बिल्कुल ही कंप्यूटर वाला था। मतलब जो 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 हाँ, वो क्योंकि वो टेक्स्ट टू स्पीच इस्तेमाल कर रहा था ना। आप सही काम कह कर रहे रहा हैं। था। हाँ, फिर वो इन्होंने टेक्स्ट, फिर हाँ इन्होंने आपको सोचा कि ना ये अब अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे ह्यूमन लाइक होना चाहिए, तो इन्होंने आर्टिस्ट बिठा दिए। आर्टिस्ट बिठा के उनसे रिकॉर्डिंग्स करवाना शुरू कर दी, बट वो भी बहुत कॉस्टली पड़ रहा था और वो महीनों महीनों लगते थे और 24-24 घंटे रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी इनको, मतलब शिफ्ट्स में, तो बहुत उनको कॉस्टली पड़ रहा था। तो फिर इन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की, उसमें ये क्या करते हैं कि जितने भी साउंड है ना, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी साउंड है, वो जैसे आपने देखा होगा गूगल असिस्टेंट जब आप शुरू में खोलते हैं फोन में, तो वो आपसे कहता है कि आप ऐसे पढ़ के बताएं इस जुमले को, तो उससे वो क्या करता है, आपकी आवाज को समझ लेता है। तो इसी तरह उन्होंने जितने भी A से Z तक के साउंड है ना, वो आर्टिस्ट से रिकॉर्ड करवाया। अब वो क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी जुमला ना उस साउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर वो कंटिन्यूअसली इंप्रूव भी करता है, जैसे सलील ने बताया। तो ये काफी इन्होंने रेवोल्यूशनरी काम कर दिया है। मतलब अब इनको कोई भी जुमला अगर बुलवाना है गूगल असिस्टेंट से, तो इसके लिए इनको टेक्स्ट टू स्पीच पुराना वाला था वो नहीं करना, किसी आर्टिस्ट से रिकॉर्डिंग नहीं करवानी, जो हुई भी रिकॉर्डिंग है ना उसी के साउंड से ये जुमला जनरेट कर सकते हैं MP3 और वो बोलवा सकते हैं। इसी तरह जैसे बहुत सारी एप्स भी आ गई हैं जिसको डीप फेक कहते हैं, तो ये डीप फेक काइंड ऑफ एक चीज है जो जाहिर है न्यूरल नेटवर्क टेक्नोलॉजी के जरिए इसको अचीव किया गया है, तो इसका नाम इन्होंने वेवनेट रख दिया। तो ये वेवनेट है, काफी इससे लोगों को उम्मीदें हैं कि ये अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेगा और कर भी रहा है। और जस्ट टू ऐड टू दैट, जैसे सर ने बताया कि आगे जाके हर ब्रांड ना अपनी अपनी एक आवाज चूज करेगा, अपनी एक पर्सनालिटी चूज करेगा। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड Core.ai which is developing the technology with which you can have your custom personality in a bot. So आप male female या फिर like whatever gender, you can choose a gender, you can choose the type of
वॉइस दैट यू वांट, कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझे यू नो सॉफ्ट वॉइस चाहिए, मुझे ऑप्टिमिस्टिक वॉइस चाहिए, एंड उस हिसाब से वो आपके लिए एक ब्रांड वॉइस बना देता है, एंड देन यू यूज दैट ब्रांड वॉइस इन योर ब्रांड एक्सपीरियंस. So the next version of experiences, जैसे पहली वेबसाइटें बनी थी दुकानों के बाद, मतलब रेगुलर दुकानें थी, उन ब्रांड्स ने वेबसाइटें खोली. अब वेबसाइटों के बाद ब्रांडेड वॉइस एक्सपीरियंसेस बनेंगे, and then we will move on to other VR experiences and whatnot. अच्छा, तो मैं ये इसके बारे में जो बता रहा था, ये टीवी के बारे में, कि ये क्यों मुझे लग रहा है कि ये रेवोल्यूशन है. अच्छा, ये इन्होंने बाय द वे गूगल क्रोमकास्ट 4 जनरेशन है ये अभी इन्होंने रिलीज किया, कोई इसको 6-8 महीने हुए इन्होंने रिलीज किया, और काफी ज्यादा बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, समझिए $50 चार्ज कर रहे हैं इसके गूगल वाले. $50 में ये बहुत सस्ता है, और इसमें जिस तरह के फीचर्स दिए हुए हैं कि कनेक्ट हो जाता है, सब लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे. तो ये इतना सस्ता गूगल ने रखने का रीजन ये है कि सब लोग इसको खरीदें. अच्छा, सिर्फ गूगल असिस्टेंट का जो वॉइस वाली डिवाइस थी ना, उससे मसला हल नहीं हो रहा था. उससे मसला हल इसलिए नहीं हो रहा था कि गूगल चाहता है कि हम शॉपिंग भी करें इस पे, और मेन जो ई कॉमर्स के अंदर दाखिल होने का जो रास्ता है ना वॉइस एप्लीकेशन का, वो यही है कि लोग किसी तरह भी करके इस पे शॉपिंग शुरू करें. वो गूगल असिस्टेंट की डिवाइस से ना हो नहीं पा रहा था. क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि उसके अंदर स्क्रीन नहीं है, वो डिवाइस है, छोटा डब्बा है. अच्छा, फिर इन्होंने स्क्रीन वाले गूगल असिस्टेंट इंट्रोड्यूस किए, और Amazon Alexa ने भी ना स्क्रीन वाले डिवाइसेस निकाल दिए अभी. तो मगर यार उसका एक मसला है. अब जो गूगल असिस्टेंट है ना स्क्रीन वाला, वो पाकिस्तानी 50-55 हजार का है मेरे ख्याल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो. मैं बड़ा वाला स्पीकर देख रहा था उनका, जो बड़े साइज का स्पीकर है, वो 70,000 पाकिस्तानी का है. तो यार इतना कोई ना महंगा लेगा नहीं, क्योंकि उस LCD वाले स्पीकर की किसी को जरूरत ही नहीं है भाई. मैंने नहीं लिया, जब मैं काम कर रहा हूँ इसका, मैंने ये छोटा वाला लिया हुआ है, $50 वाला छोटा वाला जो होता है, ये लिया हुआ है मैंने, क्योंकि मेरे सारे काम इससे हो जाते हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है, और जो स्क्रीन वाले काम है वो फोन पे हो जाते हैं, तो मैंने भी वो नहीं लिया, हालांकि मैं इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ. तो वो काइंड ऑफ फेलियर हो गया इनका, जो स्क्रीन वाली इन्होंने डिवाइसेस रिलीज की, अलेक्सा ने भी और गूगल असिस्टेंट ने भी. अच्छा, अब इन्होंने ना बहुत दिमाग लगा के सोच के ना इन्होंने ये डिवाइस बनाई है. ये इसको आप क्या करते हैं, सिंपल, ये मैं अभी इसी के चक्कर में ही मैं लेट हुआ आज एक्चुअली. ये चुन्नी सी डिवाइस है, इसको आप क्या करते हैं, ये HDMI पोर्ट इसमें लगी हुई है, ये HDMI पोर्ट है, इसको आप बस अपने टीवी के पीछे लगा देते हैं, तो आपका जैसा भी टीवी हो, जो भी टीवी हो, वो स्मार्ट टीवी बन जाता है. अच्छा, और उसमें ये आपके पास जो रिमोट है, इसमें गूगल असिस्टेंट आ जाता है. ये इसका रिमोट है, इसमें ये बटन लगा हुआ है, गूगल असिस्टेंट का बटन है. अब मैं इसको दबा के ना, मैं रिमोट से बोलूंगा और मेरे टीवी को सुनाई जाएगा, टीवी पे वो सारा दिख रहा होगा जैसे मोबाइल फोन पे दिख रहा होता है गूगल असिस्टेंट. अच्छा, अब नोट करें आप क्या हुआ, टीवी की हर बंदे को जरूरत है भाई, मुझे टीवी की जरूरत है, नेटफ्लिक्स देखता है जो बंदा, उसको टीवी की जरूरत है, यूट्यूब तो हर बंदा ही देखता है. एंटरटेनमेंट का एक बहुत मेजर सोर्स है ये, ठीक है. अच्छा, तो अब क्या हुआ, गूगल असिस्टेंट का जो स्पीकर है वो इसके साथ एज अ स्पीकर कनेक्ट हो जाता है. तो मेरे रूम में गूगल असिस्टेंट का स्पीकर लगा हुआ है, जो मतलब ऐसे यूटिलिटी के तौर पे यूज होता है कि फोन से कोई कनेक्ट करके चलाना है या टीवी से कनेक्ट करके चलाना है, तो वो है, वो भी इससे कनेक्ट हो जाता है. तो अब उससे हुआ क्या, आपके टीवी का अगर स्पीकर अच्छा नहीं है ना, तो भी मसला नहीं है, टीवी चलेगा इससे, और स्पीकर होगा आपका गूगल असिस्टेंट, और ये आपके हाथ में रिमोट आ गया, इसमें आप दबा के गूगल असिस्टेंट से बात कर सकते हैं. अच्छा, अब आपने बात किया भाई, ओके गूगल टॉक टू कोई भी वॉलमार्ट. अच्छा, वॉलमार्ट से जब आपने बात करना शुरू की ना, अबे भाई नहीं बस, वॉलमार्ट की ऐप है, वो कह रहा है हियर इज वॉलमार्ट. हे गूगल, हे गूगल टॉक टू वॉलमार्ट, देखते हैं ना क्या बेच रहे हैं. आवाज कंट्रोल करने के लिए आवाज बढ़ाओ या आवाज कम करो. हे गूगल. इसके अलावा आप डिवाइस पर किसी भी तरफ टैप कर सकते हैं. ये 2 लैंग्वेजेस में ना ग्लिच कर रहा है, मैंने नोट किया. हे गूगल टॉक टू वॉलमार्ट. Okay, let's get Walmart. वॉलमार्ट की ऐप देखो बनी हुई है. Walmart isn't supported in this region. अच्छा, इस रीजन में नहीं है ये, इसको मैं खैर म्यूट कर देता हूँ. बहुत The mic's off. अच्छा, तो I completely agree. If you have two दराज देख लें, if दराज is available. हाँ,
अभी वो देखूंगा, मैं तसल्ली से देखूंगा। बट पॉइंट मेरा कहने का ये है कि यार आप इमेजिन करें, मैं टीवी देख रहा हूँ बैठ के, मतलब यूट्यूब फोन पे देखते हैं, मैं टीवी पे, अच्छा टीवी ऑन भी खुद करेगा ये, मैं मिसाल के तौर पे इसको कहूंगा ना ओके गूगल टर्न ऑन टीवी, तो ये टीवी को ऑन भी करेगा, मतलब मुझे उठने की भी जरूरत नहीं है। किसकी वजह से? इसकी वजह से, ये इसके पास सारा कंट्रोल आ जाता है। अच्छा टीवी मैंने कहा ऑन करो, अब मैं रिमोट अगर मेरे हाथ में नहीं भी है ना, तो मैं इस गूगल होम से बोल सकता हूँ कि मेरे टीवी पे यूट्यूब ऑन करो, ओपन कर दो, या कुछ चला दो, या नेटफ्लिक्स ओपन कर दो। मैं पूरी टीवी को वॉइस से कंट्रोल कर सकता हूँ। अभी मैंने ये करके नहीं देखा, मैंने यूट्यूब पे लोगों को देखा है, मैं करके देखूंगा फिर पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या हो सकता है। लेकिन अब मैं टीवी देख रहा हूँ, टीवी देखते देखते रिमोट मेरे हाथ में, मुझे याद आया अच्छा यार मुझे तो ग्रोसरीज लेनी है, तो मैंने कहा ओके गूगल टॉक टू दराज। अब वो दराज की सारी चीजें आना शुरू हो जाएंगी, वो कहेगा भाई ग्रोसरीज चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, क्या चाहिए, मैं कहूंगा यार इलेक्ट्रॉनिक्स दिखाओ, या मैं कहूंगा ग्रोसरीज दिखाओ, मैं कहूंगा यार शैम्पू कौन सा सही है, तो मुझे शैम्पू के लिए मैंने कहा यार इसको ऐड कर दो मेरे कार्ट में। तो मैं टीवी भी देखता जा रहा हूँ और साथ साथ शॉपिंग भी मेरी चलती जा रही है। तो ये इस वजह से रेवोल्यूशनरी है। अच्छा बच्चे भी टीवी देखते हैं, बच्चों की ये जो लर्निंग वाली ऐप अभी मैंने आपको दिखाई ना, इस्लाम एफएक्यू और छोटे मोटे सवाल बच्चे सीखेंगे, ये मैंने एक पहले भी बनाई थी, बिलाल के नाम से, प्ले स्टोर पे मौजूद है ये, उसके आईफोन के ऐप स्टोर पे मौजूद है। तो वो उसमें भी यही था, वो कहता था यार प्ले सूरह फातिहा 3 टाइम, और वो सूरह फातिहा 3 दफा पढ़ रहा है बच्चा, उसके साथ साथ पढ़ रहा है, बच्चा सीख रहा है। तो इसका नाम है गूगल क्रोमकास्ट 4 जनरेशन 4 है ये। तो इसी के चक्कर में मैं लेट हुआ, मुझे जैसे ही पता चला अच्छा ये अवेलेबल है यहाँ पे, तो मैं भाग के गया, मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा यार स्लो कर ले। कहाँ से मिली आपको ये यार OLX पे मैंने लिखा था तो वो आ गया था। और मैं आपको नंबर भेज दूंगा, अगर आपको उससे चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिएगा पर्सनल में, मैं आपको नंबर भेज दूंगा। ये स्टार सिटी मॉल में उनकी दुकान है, OLX पे उन्होंने लगाया हुआ था, तो मैं जाके उनकी दुकान से लेकर आ गया। अच्छा तो ये हमने देखा, तो ये चीजें जो है ना, अब आप नोट कीजिए, गूगल ने ना ये अपने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें फेल हुए, और फिर फेलियर के बाद ये सेकंड आइट्रेशन है। ये दिस इज नॉट फर्स्ट आइट्रेशन। फर्स्ट आइट्रेशन जो थी ना इनकी, वो मोबाइल फोन पे इन्होंने निकाला था। अच्छा, और उसी फर्स्ट आइट्रेशन में इन्होंने स्पीकर्स भी निकाले थे, क्योंकि अलेक्सा के हिस्से में इनको कुछ ना कुछ करना था। मतलब स्पीकर की बात और होती है, फोन के अंदर 10 मसले और भी चल रहे हैं, फोन एग्जैक्टली इस काम के लिए नहीं बना, फोन किसी और चीज के लिए बना है। तो उन्होंने फिर स्पीकर्स निकाल दिए, तो फर्स्ट आइट्रेशन हो गई। अच्छा, फिर उसी में इन्होंने एलसीडी वाले निकालना शुरू किए, कि लोग स्पीकर तो ले रहे हैं, चलो ब्लूटूथ से कनेक्ट, एलसीडी वाले के भाई उसमें दिखा भी सकें, तो वो फेल हो गया। अब ये सेकंड आइट्रेशन है, अब इसके बारे में देखते हैं क्या होता है इसका। तो अच्छा, ऑन अदर हैंड अगर हम बात करें मेटावर्स की, तो मेटावर्स का ना अभी फर्स्ट आइट्रेशन भी इसकी शुरू नहीं हुई, फर्स्ट आइट्रेशन अभी शुरू हो रही है। फर्स्ट आइट्रेशन में चीजें फेल होती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें रीथिंक करना पड़ता है। मे बी ये भी फेलियर हो जाए, आई एम नॉट श्योर, मे बी ये भी फेलियर हो जाए, फिर गूगल थर्ड आइट्रेशन ले, मे बी कुछ और सोचे, कुछ और दिमाग लगाए। तो खैर, अब ये ई कॉमर्स में दाखिल होने का ना ये दरवाजा सामने खड़ा हुआ है, ई कॉमर्स के अंदर किसी तरह दाखिल होना चाह रहे हैं। गूगल पे पूरी दुनिया में आ चुका है, पाकिस्तान में नहीं आया, पूरी दुनिया में गूगल पे आ गया। तो गूगल पे इंडिया में, मुझे डेटा है मेरे पास जैसा, उसके मुताबिक इंडिया में लोग गूगल पे को इजी पैसा की तरह आसानी से यूज कर रहे हैं। हमारे यहाँ इजी पैसा जैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं सब लोग, इस तरह इंडिया में गूगल पे यूज कर रहे हैं। अच्छा, वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, मैं कल परसों देख रहा था वो कह रहा था कि यार हर कोई पेमेंट ऐप बना रहा है कि पेमेंट ट्रांसफर करनी है। भाई कौन बोल रहा है आपको पेमेंट ऐप बनाने? कह रहा है यार लोग आते हैं कर्ज मांगने, अब उनको बोलो पैसे नहीं है, वो कहते हैं गूगल पे कर दो। तो वो कॉमेडियन तक पहुंच गई है बात, इसका मतलब है कि चीज कॉमन हो गई है। तो गूगल पे वहां पे लोग यूज कर रहे हैं इंडिया में और दूसरी कंट्रीज में। अच्छा, और गूगल असिस्टेंट है, और जब दराज से बात करेंगे आप, तो पेमेंट इसके गूगल पे के थ्रू बहुत इजीली हो सकती है, आपको कार्ड वर्ड लगाने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ इजी पैसा की तरह। सर वैसे इस चीज का क्या रीजन है कि पाकिस्तान में चीजें जो हैं इतनी जल्दी आती नहीं है? यार पेमेंट का जहां तक ताल्लुक है ना, पेमेंट से तो मैं भी काफी तंग होता हूँ कि यार पेमेंट के स्ट्राइप जैसे पाकिस्तान में सपोर्टेड नहीं है अभी तक। स्ट्राइप एक बहुत मेजर कंपनी है पेमेंट के हवाले से, पेमेंट गेटवे, जो मुख्तलिफ वेबसाइट पे आप पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड के जरिए, स्ट्राइप उसमें बहुत एक बड़ा प्लेयर है, बट वो पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, पेपाल पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, तो इससे थोड़ी तंगी होती है। बट मे बी ये कोई पॉलिटिकल इशूज हो, मे बी क्योंकि फाइनेंस शामिल है, तो पाकिस्तान में आपको पता है पिछले दिनों फाइनेंशियल चीज़ों को लेके बहुत जैसे टेररिस्ट फंडिंग वगैरह इस तरह के मामला चलते हैं, तो मे बी ये रीज़न हो। बट खैर यस सर, क्रिप्टो भी बैन हो गया आई गेस।
हाँ, तो खैर अब ये क्रिप्टो का तो खैर मामला बिल्कुल डिफरेंट है, ये पेमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमारा काम ये है कि भाई जितना कुछ अलाउ है, जितना कुछ अवेलेबल है उतना तो करें। नंबर दो बात ये है कि आप किससे वॉइस एप्लीकेशन ना, पाकिस्तानी इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि कोई पाकिस्तानी वॉइस एप्लीकेशन बनवा रहा हो, ठीक है, वो बाहर के ही लोग बनवाएंगे। मिसाल के तौर पर मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यूएई के हैं, दुबई के या अमेरिका के या कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के, इन जगहों से ही प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब पाकिस्तानी बंदे ये काम वैसे भी नहीं कर रहे। तो बाकी दुनिया में तो सब अलाउ है ना, तो आप उनके लिए सॉल्यूशन बना के कम से कम पैसे तो कमा सकते हैं ना अभी राइट नाउ। जब हमारे पास अवेलेबल होगा तो अपने लिए भी हम ऐप बना लेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो अभी है हमारे पास रिसोर्सेज, उसको इस्तेमाल करते हुए हमें प्रोसेस करते रहना चाहिए, आगे प्रोसीड करते रहना चाहिए, हमें स्टॉप नहीं होना चाहिए। तो लेकिन जहां तक बात है पेमेंट मेथड की, तो फिर भी लोग स्ट्राइप इस्तेमाल कर रहे हैं। स्ट्राइप इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप क्या कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन में या कनाडा में या अमेरिका में एक एलएलसी कंपनी होती है, वो रजिस्टर करते हैं, उसका आपको हर साल टैक्स फाइल करना पड़ता है, और उस कंपनी के नाम से फिर आप पेपाल बना लेते हैं, बन जाता है। सिम भी मिल जाती है आपको वहाँ के, क्योंकि वो सिम पे कोड भेजते हैं, तो सिम भी आपको चाहिए होती है। तो वो कोई भी आपका दोस्त वोस्त है अगर दुबई में, इधर उधर, लोगों ने बाकायदा इसमें स्टार्टअप्स किए हुए हैं, लोगों ने पूरी पूरी कंपनी रन कर रहे हैं लोग। वो क्या करते हैं, उनका पूरा एक सेटअप होता है, उन्होंने लोग रखे हुए होते हैं, हायर किए हुए होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, वो पाकिस्तान में एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि स्ट्राइप चाहिए तो हमें बोलो, फिर वो आपसे पैसे लेते हैं, और प्रॉपर मीडियम के थ्रू, बैंक ट्रांसफर के थ्रू पैसे लेते हैं आपसे, आपको वहां से कंपनी रजिस्टर करके देते हैं, आपको वहां के सिम कार्ड खरीद के आपके घर पे भेजते हैं, और आपको स्ट्राइप का और इन चीज़ों का अकाउंट वगैरह सब बना के आपको दे देते हैं, और सर्विस भी देते हैं। मतलब बना के छोड़ते नहीं है आपको, वो बना के, और आपको मंथली आपसे कुछ छोटे से चार्जेस लेते हैं कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको उससे निकालेंगे, साल के टैक्स भी फाइल करेंगे आपके वो उसी फीस में। तो लोगों ने बाकायदा पूरे पूरे वो किए हैं। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर पाकिस्तान में ऑफिशियली वो अलाउ नहीं किया हुआ अगर गवर्नमेंट ने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है, लोग कर रहे हैं। आप फेसबुक पे जाके सर्च करेंगे तो ग्रुप्स बने हुए हैं पूरे पूरे जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। अच्छा खैर, तो अब सर हम डेटा से रिलेटेड एक सवाल था। सॉरी, डेटा से रिलेटेड एक सवाल था। जी जी बिल्कुल। जैसे कि एआई चैटबॉट, एआई में वो डेटा की जरूरत होती है, और जैसे कि ओपन वेदर जो आपने सोर्स बताया था, वहां से भी हमने डेटा लिया है। तो डेटा एनालिसिस इसकी आगे इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, ग्रोथ होगी, या फिर ये भी ऑटोमेशन की तरफ आ जाएगा? इसमें कोई इस तरह की चीज है? नहीं, ये तो हमने एपीआई से सिर्फ इंफॉर्मेशन फैच की है ना, करंट इंफॉर्मेशन। देखो इस तरह की एपीआई तो बहुत सारी है। मिसाल के तौर पर आपको करंट टाइम गेट करना है कि अभी राइट नाउ टाइम क्या हो रहा है, तो उसकी एपीआईज मौजूद हैं, फ्री भी हैं, पेड भी हैं। इसी तरीके से आपको ये पता करना है कि मिसाल के तौर पे कोई प्रोडक्ट है खास किस्म की, आपको उसका नाम पता है, तो उसके पैसे कितने हैं। तो वॉलमार्ट ने मुख्तलिफ, जो इस दराज ने भी बल्कि किया हुआ है शायद ये, कि आप उस प्रोडक्ट का नाम लिख के भेजते हैं, वो आपको सामने से पैसे रिटर्न करता है कि भाई ये प्रोडक्ट इतने की है। या जैसे आपको कहीं रास्ता तलाश करना है कि यार यहाँ जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ से मुझे लाहौर जाना है, किसी खास होटल में जाना है मुझे लाहौर में, तो वहाँ यहाँ से लेके वहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम का है। मतलब मैं 6 घंटे में पहुंचूंगा, 8 घंटे में पहुंचूंगा, ठीक है, या मुझे यहाँ से ऑफिस जाना है। मिसाल के तौर पर मैं सुबह उठता हूँ, मैं पूछता हूँ गूगल से कि हाँ भाई ट्रैफिक का क्या सीन है, तो वो मुझे बताता है कहाँ से कैलकुलेट करके, गूगल मैप की एपीआई से वो डेटा लाता है, उसको दोनों पॉइंट भेजता है कि घर से ऑफिस दोनों भेजा, और पूछा कि अभी क्या ट्रैफिक है और अभी कितना टाइम लगेगा यहाँ जाने में। तो मुझे ये बताता है कि भाई आपको 26 मिनट लगेंगे या 30 मिनट लगेंगे, ठीक है, लाइट ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक है, क्या है, वो बता देता है। बट ये जो चीज है ना, एपीआई के जरिए जो डेटा आ रहा है, ये तो आपको हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे ना इस पे, गूगल मैप पे, क्योंकि गूगल मैप हर मोबाइल में इंस्टॉल है, डेटा ले रहा है हर जगह से, तो वो आपको उससे ही पूछेंगे तो बता सकेगा, वरना किसी को क्या पता कि किस रोड पे कितनी ट्रैफिक है। तो ये एपीआई से जो डेटा आ रहा है ना, ये तो इसी तरह रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। मे बी इसमें कोई जिद्दत है, बट ये इसी तरह ही रहेगा। एआई का ताल्लुक इन्हीं साइट्स से होता है, मतलब कि जो डेटा लेने का सिलसिला है, लेकिन यानी जो आपकी आवाज कट गई मुजम्मिल, लेकिन मेरे ख्याल से उनका सवाल, इसमें कोई वो नहीं है इनका ताल्लुक। आप काइंडली लिख दीजिएगा सवाल, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। वो मेरे ख्याल से डेटा एनालिसिस के बारे में पूछ रहे थे कि ये जो बिग डेटा
क्या आ रहा है वो डेटा एनालिसिस को ऑब्सोलीट कर देगा या डेटा एनालिसिस एज अ फील्ड आगे रहेगी, ऐसा उनका सवाल था जो मुझे समझ आया। हाँ, अगर उनका यही सवाल है तो उसका जवाब मैं देता हूँ कि देखें, जो गूगल मैप है ना, जैसे एक कंपनी है पूरी ना, गूगल मैप क्या कर रहा है कि हर मोबाइल में इंस्टॉल है वो, ठीक है, और जब आप गुजरते हैं किसी भी जगह से और आपने उसको अलाउ किया हुआ है या नहीं भी किया हुआ है एंड्रॉइड फोन में, तो वो ले रहा होता है डेटा, ऐसा मानना है लोगों का। तो वो क्या करता है, आपके फोन से ना डेटा लेता रहता है कि आप कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, और आप कहाँ से जा रहे हैं। मतलब ये जो रास्ते, रोड वगैरह ये बनाता है वो सब एआई के थ्रू ही अपडेट हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे किसी रोड से बहुत अरसे तक लोग जा ही रहे नहीं है, तो वो फिर उसको रेकमेंड नहीं करता। या कोई रास्ता ऐसा है जहाँ पे लोग स्लो हैं, तो ऑटोमेटिक वो अपडेट हो जाता है इंटरनेट के जरिए कि भाई यहाँ पे इस वक्त ट्रैफिक है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें। तो उनके पास पावर क्या है, उनके पास पावर ये है कि उनकी ऐप हजारों करोड़ों लोगों के फोन में इंस्टॉल है, तो उनके पास वो डेटा है। अब वो डेटा सिर्फ होना मसले का हल नहीं है, उस डेटा को जाहिर है प्रोसेस करना, उस डेटा को एआई के एल्गोरिथम से गुजार के उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, ठीक है। डेटा इज नॉट इंफॉर्मेशन, डेटा तो कचरा है, वो तो ऐसे उमड़ के आ रहा है हर तरफ से। डेटा इज नॉट इंफॉर्मेशन। तो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप ऐसे भी अलग से भी कोई बंदा बिठा दें, आप उसको कहें यार चीजें चुन के निकाल लो इसमें से, ये भी एक तरीका है। एआई के एल्गोरिथम्स अब आ चुके हैं, उसके जरिए आप उस डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि मुझे कहाँ जाना है, यहाँ से ऑफिस जाना है, या कोई भी जगह उसको मैंने बताई कि कराची में मुझे इस जगह जाना है। तो अब ये 2 डेटा पॉइंट जाएंगे एआई पे, ठीक है, और उनके एल्गोरिथम के जरिए जो इंफॉर्मेशन बनाई हुई है, उस इंफॉर्मेशन से मुझे ये फैच करके बता देगा कि आपको इतना टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसमें प्रिडिक्शंस हैं। एक तो ये इंफॉर्मेशन हो गया, उसमें फिर प्रिडिक्शंस हैं कि भाई मैं गूगल मैप की ऐप में, गूगल मैप्स में मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि मुझे कल सुबह 9 बजे निकलना है, ठीक है, कल सुबह 9 बजे मुझे निकलना है। तो वो बताएगा कि अगर आप 9 बजे निकलते हैं तो आप 9:42 पे पहुंचेंगे, ऐसे मुझे प्रिडिक्ट करके बताएगा। हालांकि कल तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन चूंकि उसको एवरेज पता है कि ऑन एवरेज किस रोड पे कितनी ट्रैफिक होती है, तो आपको वो काफी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर देता है। हमेशा उसकी प्रिडिक्शन सही नहीं होगी, लेकिन काफी कॉन्फिडेंस से वो प्रिडिक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई कल दिन कौन सा है। तो कल, आज ट्यूसडे, कल वेडनेसडे है, ठीक है, वेडनेसडे है, किस रोड से गुजरूंगा उस दिन, वेडनेसडे वाले दिन उस रोड पे सुबह के वक्त कितनी ट्रैफिक होती है, ठीक है। सैटरडे वाले दिन शाम को कितनी ट्रैफिक होती है। अच्छा, इतना तो कोई भी आपको बता देगा कि सैटरडे वाले दिन शाम को शारा फैसल जाम होता है, ठीक है ना, ये तो सभी को पता है। तो उसके पास क्या है कि ज्यादा डेटा है, उसकी ज्यादा प्रोसेसिंग पावर है, तो वो शारा फैसल के अलावा भी सबका बता देता है, ठीक है। इतना तो क्योंकि मैं गुजरता हूँ जब भी, तो मुझे पता है कि सैटरडे वाले दिन शाम को शारा फैसल पैक होता है, या जो गुलशन वाला रोड है वो शाम को 6 बजे के बाद पैक होता है, सैटरडे का अगर दिन है, क्योंकि वो फूड स्ट्रीट है, लोग वहां पे आते हैं, पूरा पैक हो जाता है। तो ये जो एआई की ट्रेनिंग है ना, ये हमने पहली क्लास में भी बात डिस्कस की थी, अगर आप वो वाली वीडियो दोबारा देखें, कि हम जो इस कोर्स में कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग नहीं कर रहे, ये हम पहली दिन क्लियर कर चुके थे बात। हम एनालिसिस, डेटा का एनालिसिस नहीं कर रहे। डेटा किसी ने जमा किया, किसी ने भी किया, किसी ने डेटा जमा किया, कचरा पूरा, उसको प्रोसेस किया, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया, ठीक है। उस इंफॉर्मेशन को या उस एआई के एल्गोरिथम को या उस एआई के मॉडल को, जो एक मॉडल बना चुका है, वो डेटा उसने किया, बना चुका है मॉडल, हम उसको जस्ट यूज करेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, उसको यूज करते हुए ऐसी एप्स बनाएंगे जो एंड यूजर उसको इस्तेमाल कर सके, रियल लाइफ में यूजेबल हो, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एआई एज अ सर्विस। अच्छा, इसमें कौन लोग शामिल हैं जिन्होंने पहले से एआई के मॉडल बना के रखे हुए हैं? गूगल मैप इन द फर्स्ट प्लेस। गूगल मैप ने एपीआई दी हुई है कि भाई आप एक पॉइंट दो, दूसरा पॉइंट दो, मैं आपको डिस्टेंस भी बता दूंगा, कितना टाइम लगेगा वो भी बता दूंगा, ट्रैफिक इस रोड में दरमियान में जो आ रहे हैं रोड, उसमें कितनी ट्रैफिक है, 1000 चीजें आपको बताएगा वो। आप उसको 2 डेटा पॉइंट देते हैं बस, ठीक है जी। इसी तरह से गूगल स्पीच एपीआई, गूगल स्पीच एपीआई या ट्रांसलेट एपीआई, आप उसको किसी भी लैंग्वेज में आप देते हैं, वो ट्रांसलेट कर देता है। उस ट्रांसलेशन में अच्छी खासी एआई इस्तेमाल होती है, कि जो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कर रहा होता है, वो अच्छी खासी एआई इस्तेमाल। लेकिन हमें कुछ लेना देना नहीं है उससे, उन्होंने करके रखा हुआ है पहले से, हमें जस्ट क्या करना है, उसको इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल करके एंड यूजर की एक ऐप बनानी है। इसी तरह अलेक्सा है, अलेक्सा क्या कहता है हमसे कि भाई आप हमें 3 जुमले दे दो, बाकी हमारा काम है,
ठीक है, आपसे डायलॉग फ्लो या गूगल असिस्टेंट की ऐप जिस पे बनती है डायलॉग फ्लो पे, वो क्या कहता है कि यार मुझे 3 जुमले दे दो, बस 3 जुमले काफी हैं, मैं बाकी खुद देख लूंगा कि पीछे क्या करना है। ठीक है, तो हम कोई एआई का मॉडल ट्रेन नहीं करेंगे, पहले से ट्रेन हुआ है, हम जस्ट उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और एक एंड यूजर के इस्तेमाल के काबिल एक ऐप बनाएंगे हम। ठीक है जी, तो हम ये यहाँ पे करना चाह रहे हैं। अच्छा, ट्रेनिंग वाली जो चीज है, जो लोग डेटा को जमा करके उसके ट्रेनिंग करके उसके एआई बना रहे हैं, वो एक अलग फील्ड है, वो स्टिल रहेगी अपनी जगह, वो खत्म नहीं हो रही ना, वो चेंज हो रही है। ठीक है, ये काइंड ऑफ चेंज सिस्टम है कि वो एआई का मॉडल ट्रेन करेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, वो लोग कौन है? वो बड़ी कंपनीज है, वो छोटी कंपनीज नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत पैसा लगता है, बहुत टाइम लगता है, हम शुरू में देख चुके हैं, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होती हैं जो एक आम बंदे के पास तो पॉसिबल ही नहीं है। वो सिर्फ बड़ी कंपनीज ही उतना रिसोर्सेज या उतना पैसा रखती हैं जो वो उस तरह के एल्गोरिथम पे पैसा लगा के उसको बना सकते हैं। जब एक बार वो बना लेते हैं तो हम जो डेवलपर्स हैं या जो स्मॉल कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, उन एआई को बस इस्तेमाल करें और अपना काम करें, यानी अपना जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। अच्छा, और छोटी सी पेमेंट उनको करें एपीआई की। अच्छा, मोस्ट ऑफ द एपीआईज, उनमें से जो पहले से लोगों ने बना के रखी हुई है, मोस्ट ऑफ देम आर फ्री इन बिगिनिंग। शुरू में फ्री है। मिसाल के तौर पे अगर आप गूगल ट्रांसलेट की एपीआई देखें तो वो शुरू में फ्री देते हैं, काफी सारा शुरू में इतना अमाउंट आपको फ्री देते हैं कि आपकी छोटी मोटी ऐप में तो आपको पैसे देने की जरूरत ही नहीं है। डायलॉग फ्लो शुरू में बिल्कुल फ्री है, 100 रिक्वेस्ट पर मिनट फ्री है। अगर 100 आप कन्वर्सेशन आ रही है ना 1 मिनट के अंदर, तो डायलॉग फ्लो के कोई पैसे नहीं है, फ्री है। इसी तरह गूगल मैप की जो एपीआई है वो भी काफी सर्टेन लेवल तक फ्री है। वो तो छोटी मोटी चीजों के तो पैसे ही पे नहीं करने आपको, वो तो वैसे ही फ्री आपको दे रहे हैं। इसी तरह इमेज रिकग्निशन के जो एपीआईज हैं, गूगल ने इमेज रिकग्निशन का एक एल्गोरिथम पहले से बना के रखा हुआ है। इमेज रिकग्निशन का जो गूगल की एपीआई है, उसको आप रैंडमली कोई भी इमेज दे दें उठा के, कोई भी दुनिया की इमेज, उस इमेज के बारे में उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं वो बता देगा आपको। इसमें दिन हो रही है, रात हो रहा है, बंदा है, चश्मा लगाया हुआ है बंदे ने, बंदा एशियन है या अमेरिकन है या कैनेडियन है, बता देगा। उस पिक्चर में हो क्या रहा है, शादी हो रही है, ट्रैफिक में फंसे हुए लोग, फंक्शन हो रहा है, कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, ये आपको सब बता सकता है वो। ठीक है, तो गूगल की इमेज अब AWS ने भी बनाई हुई है वही सेम चीज। अच्छा, इसी तरह स्पीच टू टेक्स्ट, कोई भी आप बोले जुबान, कोई भी जुबान हो, वो खुद से डिटेक्ट करेगा कि आप क्या जुबान बोल रहे हैं और उसको ट्रांसलेट कर देगा वो, मतलब कन्वर्ट कर देगा टेक्स्ट में। जैसे अगर मैं चाइनीज बोलना शुरू कर दूं वो चाइनीज करेगा, अगर मैं उर्दू बोलूं तो वो उर्दू करेगा। बट मेरा क्वेश्चन ये भी था कि क्या डेटा एनालिसिस का काम भी ऑटोमेट होगा या डेटा एनालिसिस, देखो मैं एक बस कैन आई जंप इन इफ यू डोंट माइंड? यस प्लीज। सो आप ना ये सोचिए कि डेटा एनालिसिस कौन से कंपनीज और यूज केस क्या है, ठीक है, डेटा एनालिसिस का, और वो कहीं जाएगा ही नहीं, क्योंकि जो टाइप ऑफ डेटा आता है वो इतना बड़ा डेटा आता है। तो हम लोग ना एग्जांपल टेस्ला का लेते हैं। सो अभी टेस्ला की गाड़ी ऑटोमेटिकली ड्राइव कैसे करती है? इट लुक्स एट ऑल ऑफ दिस, इट हैज कैमरास, इट इज टेकिंग इन ऑल दिस वीडियो डेटा। अब उन्होंने पीछे बंदे बिठाए हुए हैं जो एल्गोरिदम डिजाइन कर रहे हैं कि उस कैमरा के डेटा में आई हुई चीजों को ये करो, आप मुख्तलिफ उनको लेबल करो, कि ऑटो लेबलर्स बनाए उन्होंने कि भाई ये सिग्नल पोस्ट है, ये स्टॉप साइन है, ये है, ये फलाना इंसान है। सो उस हिसाब से like big data is just like shit tons of data which has, you don't know what is signal, what is noise. उसमें हमारे काम का डेटा क्या है और बिना काम का डेटा क्या है वो पता ही नहीं है कंप्यूटर को। वो हमें डेटा एनालिस्ट और एआई एल्गोरिथम के जो डिजाइनर्स होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं, और वो फाइनली वो एल्गोरिथम बनाते हैं। So then it can be used in a Tesla car. जैसे सर बता रहे हैं कि हम Google का Google Assistant इस्तेमाल कर रहे हैं। So Google has collected all of these voice information. So वो पहले रोबोट की तरह साउंड क्यों कर रहा था? क्योंकि we were just using text to speech. Then they collected all of us, different people from different parts of the world, speaking to them in human language, and then they use that data set to make their robotic sound more humanistic. Again, over a period of time, like sir told you. So data analysis कहीं पे नहीं जा रहा, और उसको ऑटोमेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ह्यूमंस को ही डिसाइड करना पड़ता है ना कि भाई इसमें सिग्नल क्या है और नॉइस क्या है, कि मतलब इसमें काम की चीज क्या है और बिना काम की चीज क्या है। समझ रहे हैं आप? अच्छा, तो हम ये बात निकल आई है,
ये मैं आपको असल में बाद में ये बात बताने वाला था, जब हम MongoDB डेटाबेस शुरू करते जब बताना था, लेकिन अभी बात निकल आई है तो हम ये वाली चीज समझ लेते हैं इसी वक्त। देखें, जो ऐसा लोगों को कहते हुए सुना होगा आपने कि ये दौर जो है वो डेटा का दौर है, डेटा की एक रेस लगी हुई है टेक्नोलॉजी की फील्ड में। यानी जो टेक कंपनीज हैं उनके दरमियान ऐसा माना जाता है कि जिस कंपनी के पास सबसे ज्यादा डेटा है वो बादशाह है, उस मतलब उस इंडस्ट्री का वो बादशाह है, वो कंपनी सबसे आगे कंसिडर किया जाता है। अच्छा, ये गिमिक की हद तक तो ये जुमला बिल्कुल सही है कि जितना ज्यादा डेटा है उतना अच्छा है, लेकिन ये कौन से डेटा की बात हो रही है? ये क्या उस डेटा की बात हो रही है जो आपने गूगल ड्राइव में सेव किया हुआ है? क्या ये उस डेटा की बात हो रही है? ये आखिर में है क्या डेटा? मतलब इस यानी मामले की संगीनी, कितनी संगीन मामला है ये? मतलब डेटा तो कुछ भी हो सकता है ना। मिसाल के तौर पे जो मैं टेक्स्ट मैसेजेस करता हूँ ये भी एक डेटा है, ठीक है। फिर जो मैं गूगल पे सर्च करता हूँ वो भी एक डेटा है। फिर जो यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ कंटेंट, 2-2, 3-3 GB की वीडियोस 2-2 घंटे की मैं डेली हर क्लास के बाद अपलोड करता हूँ, वो भी एक डेटा है। तो ये कौन सा ऐसा डेटा है जिसकी बात हो रही है कि भाई वो वाला डेटा जो होगा ना उसके पास, वो सबसे ऊपर है कंपनी? अच्छा, तो वो है बिग डेटा। अच्छा, बिग डेटा से क्या मतलब है? अच्छा, असूलन आइडियल केस इसमें क्या है? आइडियल केस तो इसमें यह है कि आपको ना ऐसा डेटा मिले कि आप उसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर सके, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हुआ नहीं है। ये आइडियल केस है, आइडियल केस पॉसिबल नहीं होता। मिसाल के तौर पे एक खाने की अगर हम बात करें, खाने पीने, हम सब खाने पीने के शौकीन होते हैं, हम खाने पीने की अगर बात करें तो आइडियल केस उसमें क्या है कि दरख्तों पे ना तिक्के बने हुए लटके हुए हों दरख्तों से तिक्के लटक रहे हो, चिकन तिक्के बने हुए, पके हुए, गरम गरम, सही है, उसको तोड़े हम और खा लें। बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। हमें उसके लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है, चिकन को पालना पड़ता है, बड़ा करना पड़ता है, फिर उसको काट के, फिर उसको मतलब बहुत प्रोसेस करके, फिर उसमें मसाले लगा के, फिर उसको पका के और फिर सर्व करना पड़ता है। बहुत एक लंबी एक 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 जद्दोजहद से वो गुजर के आप तक वो तिक्का पहुंचता है, ठीक है। या आप कोई आइसक्रीम, जो वो एक ऐड चलता था ना, दुनिया चॉकलेट की हो जाए तो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यार ये सब चीजें चॉकलेट की अगर बन जाए तो क्या ही मजा आ जाए। लेकिन चॉकलेट को जो बनाने का प्रोसेस है, चॉकलेट दरख्त में ही होता है, बट उसको बहुत प्रोसेस करके बनाया जाता है, बहुत तो आइडियल केस ये वाला ना कि हमें ऐसे खाने मिले डायरेक्ट दरख्त में लगे हुए और वो हम खा लें, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बिरयानी दरख्त में नहीं हो सकती, बिरयानी को बनाना ही पड़ता है। इसी तरीके से जो डेटा होता है, डेटा भी एक तिक्का है जिसको आपको ना बहुत मेहनत करके पकाना पड़ता है। अच्छा, जो दरख्त में फल रहा है ना, जो डेटा आ रहा है, वो क्या है? वो पका हुआ तिक्का नहीं है, वो रॉ मटेरियल है, वो तेल है, मसाला है, कच्चा चिकन है, सब कुछ है, लेकिन वो उसको पकाना पड़ता है आपको अपने हिसाब से। अच्छा, अब ये समझते हैं हम कि जो डेटा आ रहा है ना वो क्या डेटा है, और जिस डेटा के बारे में कहा जा रहा है कि यार ऐसा डेटा सबके जिसके पास हो वो सबसे आगे है, वो है बिग डेटा। अच्छा, बिग डेटा जो है उसकी कोई भी डेटा है उसमें अगर ये 3 क्वालिटीज हों तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये बिग डेटा है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा क्या कहते हैं, कंप्यूटर साइंस में उसने इंजीनियरिंग की हो, तो हम उसको कह सकते हैं कि अच्छा ये कंप्यूटर इंजीनियर है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की भी उसने, ठीक है, कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट किया हुआ है इसने। या किसी ने अगर ड्राइविंग का लाइसेंस उसके पास हो, कार्ड, तो हम कह सकते हैं कि ठीक है यार, इस पे भरोसा किया जा सकता है, ये ड्राइवर है, ठीक है। इसी तरीके से 3 ऐसी क्वालिटीज हैं जो किसी भी डेटा के अंदर अगर हो तो हम उसको बिग डेटा कह सकते हैं। नंबर 1, क्वांटिटी में बहुत ज्यादा होगा, वो क्वांटिटी में वो बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा का मतलब है क्या? जीबीज में होगा? नहीं, वो टेराबाइट्स में भी नहीं होगा, वो हजारों टेराबाइट्स में होगा, करोड़ों ना, सो पेटाबाइट्स में होगा, पीटाबाइट्स में भी हो सकता है, एक्साबाइट्स, पीटाबाइट्स, लेकिन मिनिमम वो टेराबाइट्स में होगा।
उससे कम नहीं होगा। अब डिपेंड करता है कि कुछ केसेस में हो सकता है जीबीज में भी हो, बट वो डेटा जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अगर कोई हार्ड ड्राइव है, कोई मेरे पास पोर्टेबल हार्ड ड्राइव है, उसके अंदर मेरे पास 50 टेराबाइट का डेटा मौजूद है। ठीक है, मूवीज रखी हुई है मैंने, कोई कुछ भी रखा हुआ है, कोई फाइल्स है मेरी, बड़ी बड़ी गेम्स की गेम है मेरे पास उसके अंदर, उस ड्राइव के अंदर। तो क्या उस पोर्टेबल ड्राइव के अंदर जो 50 टेराबाइट का डेटा है, क्या वो बिग डेटा है या नहीं है? अच्छा, हो भी सकता है वो बिग डेटा। इसका जवाब ये है कि वो बिग डेटा हो सकता है, या वो बिग डेटा नहीं भी हो सकता है। अच्छा, ये पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि मैंने कहा 3 क्वालिटी, तो सिर्फ एक क्वालिटी होने से वो बिग डेटा नहीं बनेगा, बाकी 2 क्वालिटीज भी होनी चाहिए, पूरी 3 होनी चाहिए, जब जाके वो बिग डेटा बनेगा। अच्छा, दूसरी क्वालिटी क्या है? दूसरी क्वालिटी ये है कि वो डेटा बहुत रैपिड होगा। जैसा कि अभी जलाल ने चैट में लिखा है कि कंटिन्यूअस रिसीविंग ऑफ डेटा फ्रॉम सेंसर्स, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग डेटा। दूसरी जो क्वालिटी है उसकी, अगर हम ऐसा देख रहे हैं कि ऐसी कौन सी 3 क्वालिटी है जो किसी भी डेटा में हो तो उसको बिग डेटा कह सकते हैं। तो सेकंड क्वालिटी उसकी ये है कि वो बहुत रैपिड होगा। रैपिड का मतलब ये होगा कि वो कंटिन्यूअसली कहीं से आ रहा होगा, कहीं से जनरेट हो रहा होगा, या कहीं से निकल रहा होगा। ठीक है, तो जब ये सेकंड क्वालिटी हमने देखी तो मुझे ये पता चला कि मेरी पोर्टेबल हार्ड ड्राइव में जो 50 टेराबाइट का डेटा है वो बिग डेटा नहीं है। बावजूद इसके कि उसके अंदर करोड़ों के हिसाब से टेक्स्ट फाइल्स मौजूद हो सकती हैं, 50 टेराबाइट इज अ बिग बिग नंबर, तो लेकिन वो बिग डेटा नहीं है। ठीक है, वो बिग डेटा इसलिए नहीं है क्योंकि वो रैपिड नहीं है, वो स्टिल है डेटा, वो स्टिल है, मौजूद पड़ा हुआ डेटा है, वो कहीं से आ नहीं रहा। अच्छा, तो हम अब तलाश में निकलते हैं कि ऐसा कौन सा डेटा है जो इतनी ज्यादा तादाद में और वो रैपिड है बहुत, कि मतलब एक खेप आती है, फौरन ही बात पीछे से दूसरी भी आ रही होती है। मतलब 50 टेराबाइट का एक डेटा है, 50 एक और आ रहा है पीछे से, अब 1 घंटे बाद 50 और आ रहा है तो फिर 2 घंटे बाद 100 टेराबाइट और आ रहा है। तो ये इस तरह रैपिड हो। कौन सा है वो डेटा? मिसाल के तौर पे जैसे चैट में लिख रहे हैं सलील कि टेस्ला का जो डेटा है, क्योंकि जो टेस्ला की कार्स हैं, अगर किसी को नहीं पता तो टेस्ला एक कंपनी है जिन्होंने ऐसी कार बना ली है इस वक्त जो इलेक्ट्रिक से चलती है, और उसकी खास बात यह है कि उसमें थोड़ी बहुत सेल्फ ड्राइविंग कैपेबिलिटीज भी हैं, थोड़ी बहुत सेल्फ ड्राइविंग भी वो कर लेता है। और वो कैसे करता है? उसके ऊपर कैमरास लगे हुए हैं जो देखते हैं सामने की पिक्चर को और एनालाइज करते हैं कि अच्छा सामने क्या है। ठीक है, तो सामने वो रोड को डिटेक्ट करके उस पर थोड़ा थोड़ा करके चलना शुरू हुआ है। ठीक है, फुली नहीं है, बहुत थोड़ा सा है, काइंड ऑफ 20% आप समझें कि वो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो। तो उसमें क्या होता है कि वो कंटिन्यूअसली उन कैमरा में जो देख रहा होता है, आप जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो वो कैमरा से फोटोज को लेकर और अपने सर्वर पे भेज रहा होता है। तो ऐसा माने कि 1 मिलियन कार्स अगर चल रही हैं टेस्ला की, ठीक है, और 1 मिलियन कार में आपको अगर एक कैमरा तो नहीं होता, वैसे काफी सारे कैमराज होते हैं उसमें, लेकिन हम इमेजिन कर लेते हैं कि एक 4K का कैमरा अगर लगा हुआ है 1 मिलियन कार में, तो और इमेजिन करें आप कि वो कार मैं डेली 4 घंटे चलाता हूँ, 2 घंटे ऑफिस जाता हूँ, 2 घंटे वापस आता हूँ, तो 4 घंटे की 4K क्वालिटी में वीडियो फीड जो है वो आ रही होगी हमारे पास। म्यूट ऑल। तो 4 घंटे की जो 4K वीडियो होती है, मैं जल्दी से गूगल करके देखता हूँ कि साइज ऑफ 4 आवर 4K वीडियो, ठीक है, 42 GB काइंड ऑफ, ऐसा गूगल मुझे बता रहा है कि 4 घंटे की जो वीडियो होगी 4K की और ऑन एवरेज वो 42 GB की होगी। ठीक है, तो हमें क्या पता चला? 1 मिलियन कार्स चल रही हैं, 42 मिलियन GB, ये मेरे पास डेटा आ गया। ठीक है, 4 घंटे का बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग 10 घंटे भी चलाते हो सकता है कुछ लोग उबर में चला रहे हो 10 घंटे भी चलाते हो, बट ऑन एवरेज सर ये डेटा जो ट्रांसफर हो रहा होगा सर्वर पे, ये वाया एपीआई ही हो रहा होगा? इंटरनेट के थ्रू होता है, इंटरनेट के थ्रू हो रहा होता है। टेस्ला की हर कार में ना इंटरनेट का एक सिस्टम लगा हुआ है क्या वो आपको पता नहीं चलता, वो डेटा ट्रांसफर हो जाता है, बट आपके इंटरनेट से नहीं होता, वो उसका अपना इंटरनेट है, हर गाड़ी के अंदर ही लगा हुआ है। सो LTE का उस पे कनेक्शन होता है हर टेस्ला पे। हाँ,
इन्होंने तो खुद का भी बना लिया ना, न्यूरल क्या Starlink. Starlink is like a different service, but yes, essentially मतलब हार्डवेयर क्या है, एक फोन का चिप है, like 4G 5G का कंसोल लगा हुआ है कार में, that is sending the data, whether that is being sent via Starlink या फिर whatever else that they are using, जो भी सस्ता होगा वो इस्तेमाल कर रहे होंगे शायद। हाँ, तो वो बट आपको नहीं पे करना होता, वो टेस्ला वाले खुद उसको बर्दाश्त कर रहे होते हैं, खुद बेयर कर रहे होते हैं जो भी चार्जेस होते हैं डेटा को ट्रांसफर करने के। और फिर आपने इमेजिन किया कि 42 मिलियन जीबी आपको डेली बेसिस पे डेटा आ रहा है, वो वीडियो फीड है 42 मिलियन जीबी। आज का डेटा आया 42 मिलियन जीबी, कल का कितना आएगा? कल का भी इतना ही आएगा, फिर परसों दोबारा इतना आएगा। तो ये डेटा साइज में भी ज्यादा है और ये रैपिड भी है, डेली बेसिस पे आ रहा है डेटा, रुक नहीं रहा। लोग गाड़ी चलाएंगे, डेटा आएगा। अच्छा, तो ये दूसरी क्वालिटी हो गई रैपिड होना। अच्छा, नंबर 3 क्वालिटी इसकी ये होनी चाहिए। अभी भी हमने 2 क्वालिटी देखी है कि टेस्ला में से जो वीडियो फीड आती है उसमें ये 2 क्वालिटी मौजूद है, बट स्टिल हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या उसमें तीसरी क्वालिटी है। अगर तीसरी क्वालिटी नहीं है ना, तो भी बिग डेटा नहीं है। इतना बड़ा होने के बावजूद, इतना रैपिड होने के बावजूद, अगर तीसरी क्वालिटी नहीं है तो भी वो बिग डेटा नहीं है। ठीक है, तो उसको हम बिग डेटा नहीं कह पाएंगे। अच्छा, तीसरी क्वालिटी क्या है? स्कीमा लेस। उस डेटा का ना कोई स्कीमा नहीं होगा। मिसाल से समझाता हूं आपको। मैंने एक एडमिशन फॉर्म बनाया, गूगल फॉर्म्स पे जाके मैंने एक एडमिशन फॉर्म बनाया, ठीक है, या मैंने कोई स्टोर बनाया मैंने, ठीक है, कोई स्टोर बनाया मैंने, उसमें प्रोडक्ट्स हैं, उसमें बंदे जाते हैं, क्लिक करते हैं, क्लिक करते हुए उनसे एक फॉर्म खुलता है, वो अपना नाम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, सबमिट कर देते हैं। ये जो डेटा आ रहा है ना मेरे पास, मेरे एडमिशन फॉर्म को अगर एट द सेम टाइम पूरी दुनिया उस पर अगर फॉर्म को फिल कर देना, तो मेरे पास 6-7 बिलियन डेटा आ जाएगा, डेटा पॉइंट्स। बट वो जो डेटा आ रहा है ना मेरे पास, उसका स्कीमा है। मुझे पता है कि भाई हर सबमिशन के अंदर फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, फोन नंबर होगा, ईमेल एड्रेस होगा, और कहाँ पे होगा वो भी मुझे पता है। सही है। तो ये जो डेटा है ना, ये स्कीमा है इसका। मैं एक लूप चलाऊंगा प्रोग्रामिंग का, और मैं क्या कर सकता हूँ, पूरे पे आइटरेट करके कोई एक स्टूडेंट निकाल सकता हूँ बीच में से, ठीक है, मैं लोगों को रोल नंबर असाइन कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि स्कीमा में मिला है मुझे ये डेटा। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई प्रोडक्ट सेल हो रही है ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे, तो प्रोडक्ट को परचेस करते हुए जो डेटा लिया जा रहा है वो भी स्कीमा में है। नाम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, एड्रेस है कि कहाँ पहुंचाना है, उसके बाद फोन नंबर है कि कोरियर वाले को अगर घर नहीं मिलेगा तो वो फोन करेगा। इसी तरह कुछ और मजीद डिटेल है, क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह। ठीक है, तो वो एक स्कीमा है। अच्छा, तो फिर ये तो हर डेटा में स्कीमा होता है। ये तो मैं अभी मिसाल के तौर पे मैंने जो ये क्लास चलाई हुई है, इसमें भी स्टूडेंट्स की एक लिस्ट है मेरे पास, इसके अंदर जो डेटा है। ठीक है, और फेसबुक पे जब हम पोस्ट करते हैं तो फेसबुक में भी फेसबुक क्लेम करता है कि काइंड ऑफ 2 बिलियन 2.5 बिलियन लोग इनके पास हैं, ऐसा क्लेम करते हैं ये लोग कि भाई आधी दुनिया फेसबुक, अब तो पता नहीं कब कम हो गए होंगे, अब तो जब से वो हुआ है, तो मतलब काफी बड़े यूजर बेस है। अगर हम ये भी इमेजिन कर लें कि भाई 10 मिलियन होंगे, ज्यादा नहीं 10 मिलियन अगर कर लें, तो 10 मिलियन यूजर अगर डेली बेसिस पे एक पोस्ट भी करते हैं तो कितना हो गया, 10 मिलियन पोस्ट हो गई डेली बेसिस पे। ठीक है, और हालांकि ऐसा होता नहीं है, लोग 10-10 पोस्ट भी कर रहे होते हैं। तो बहुत बड़ी तादाद में फेसबुक की पोस्ट से भी डेटा आ रहा होता है, बट उस डेटा के अंदर स्कीमा है। स्कीमा क्या है उसमें? भाई हर के अंदर टेक्स्ट होगा कुछ ना कुछ, या वीडियो होगी, या पिक्चर होगी। ठीक है, अच्छा, फिर लाइक, कितने लाइक अभी तक हो चुके हैं उसका काउंटिंग होगी, उसकी कितने कमेंट्स हैं उसकी काउंटिंग होगी। ठीक है, कमेंट के अंदर कमेंट, उसकी काउंटिंग होगी। ये पूरा स्कीमा के अंदर एक डेटा जो हमारा डेटा है। तो ऐसा कौन सा डेटा है जिसका स्कीमा नहीं होता? वीडियो फीड, जो टेस्ला वाली हम अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, अगर हम उस डेटा पे गौर करें तो वो डेटा जो है उसका कोई स्कीमा नहीं है।
हमें ये तो पता है कि अच्छा वीडियो आ रही है 4K में आ रही है, हमें ये भी पता है कि फला गाड़ी से ये आ रही है, फला नंबर की जो गाड़ी है उससे ये डेटा उठ के आ रहा है हमारे पास, हमें ये भी पता है। बट उस वीडियो के अंदर क्या चल रहा है वो नहीं पता मुझे। उस वीडियो के अंदर अच्छा मुझे ये भी पता है कि गाड़ी रोड पे चलने की वीडियो होगी, इतना तो पता है, लेकिन उसके अंदर कोई चीज बीच में आ रही है, कोई ट्रक आ रहा है, कहाँ पे सिग्नल्स आ रहे हैं, कहाँ पे जंप्स आ रहे हैं, कहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं, कहाँ यू टर्न है, बहुत सारी चीजें रोड पे जो हो रही होती हैं, तो वो हमें नहीं पता कि कब क्या आ जाएगा उसमें। तो उस वीडियो का कोई स्कीमा नहीं है, ठीक है। उस वीडियो में ऐसा नहीं होगा कि हर डेटा पॉइंट पे आपको नाम, रोल नंबर, क्लास ऐसे नहीं मिल रहा होगा, स्कीमा नहीं होगा उसका। आपको उसके अंदर जस्ट कुछ होगा, उसके अंदर क्या होगा नहीं पता। इसी तरीके से मैंने जैसा कि फेसबुक की पोस्ट की आपको मिसाल दी, फेसबुक की जो पोस्ट है बज़ाहिर तो उसमें स्कीमा है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा गौर करें कि टेक्स्ट होगा, इमेज होगी, कमेंट होगा, लाइक कितने हो गए, डिसलाइक कितने हो गए, शेयर्स कितने हो गए, किस किस ने शेयर किया है, ये डेटा तो स्कीमा में है। लेकिन फेसबुक की पोस्ट में भी ना कुछ डेटा ऐसा है जिसका कोई स्कीमा नहीं है। मिसाल के तौर पे टेक्स्ट की जो फॉर्म में आपने लिखा हुआ है ना, उसमें आप क्या लिख दें कोई नहीं पता, उसका कोई स्कीमा नहीं है। किस लैंग्वेज में लिख दें ये भी नहीं पता, इंग्लिश में लिख दें, उर्दू में लिख दें, रोमन में लिख दें, कुछ नहीं पता कि किस में लिख दें आप। अच्छा, फिर उसके अंदर अगर आप कोई फोटो लगा रहे हैं तो उस फोटो का भी कोई स्कीमा थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि भाई फोटो के जो मतलब इस वाले कॉर्नर, ये फोटो है अगर तो इस कॉर्नर पे इसके बंदे का नाम आ रहा होगा हमेशा हर दफा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। फोटो की इस या मैं कहूँ इस कॉर्नर पे बंदे की ईमेल आ रही होगी, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। फोटो के दरमियान में जो बंदा जिसका अकाउंट है उसी का फेस होगा दरमियान में हमेशा, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं अच्छा यार इसका स्कीमा है कि हर दफा फोटो के इस कॉर्नर पे क्या आता है, बंदे का नाम आता है जिसका अकाउंट, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो जो फोटो अपलोड कर रहे होते हैं फेसबुक पे, दैट फोटो हैज नो स्कीमा कि उसके अंदर कौन क्या शादी हो रही है, कि लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं या कोई बस के अंदर बस का वेट कर रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे कुछ नहीं पता। कोई साइकिल चला रहा है, कोई कार से उतर रहा है, कोई सेलिब्रिटी गाना गा रहा है, कुछ भी हो सकता है। दुनिया में जो जो चीज पॉसिबल है सब हो सकती है। सेम चीज वीडियो के साथ भी है। फेसबुक पे जो वीडियो हम अपलोड करते हैं वो क्या होता है, उसका स्कीमा कोई स्कीमा नहीं होता, स्कीमा लेस होता है। इसी तरीके से हम फोन पे बात करते हैं, जो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट जितनी भी दुनिया की गवर्नमेंट्स हैं वो लोगों के फोन को रिकॉर्ड करती हैं, ठीक है। वो मानते नहीं है लेकिन मोर और लेस कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे वो फोन को रिकॉर्ड करते हैं। अब जो फोन की रिकॉर्डिंग है, अगर करते हैं नहीं करते अल्लाह बेहतर जाने, मानता तो कोई नहीं है खैर, लेकिन इमेजिन करें आप, करते हैं, सब करते हैं, सब करते हैं, जो केपेबल है वो सब करते हैं, कैपेबल हैं वो करते हैं। अभी कैपेबिलिटी पे भी मैं आ रहा हूँ, इसी पे आ रहा हूँ। तो इंटरनेट की भी चीजें लोग करते हैं, हिस्ट्री वगैरह, मतलब केबल वाले जो होते हैं ना उनके पास सब मौजूद होते हैं, हाँ, हर केबल चीज वाले होती जो है। वो इलीगली आपके पीसी को भी जी। एक्सेस कर रहे होते हैं, सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही है। तो उसके लिए बेहतर है कि आप अच्छा पासवर्ड लगाएं अपना, और वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर दें केबल वाले के जाने के बाद, क्योंकि वाईफाई का पासवर्ड आपका अगर उनको पता होता है तो सेम नेटवर्क पे होने की वजह से बहुत सारी चीजें स्किप होती हैं सिक्योरिटी की, ठीक है। तो सेम नेटवर्क पे आप ना हो, स्टिल आप वायर नेटवर्क पे चुके हैं तो सेम नेटवर्क होता है, तो आप से गुजारिश ये है कि सब लोग अपने कंप्यूटर में पासवर्ड जरूर लगाएं अगर आप केबल नेट इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर में पासवर्ड नहीं लगाएंगे तो वो एक्सेसिबल होता है केबल के जरिए। अच्छा, तो मैं क्या बात कर रहा था, हाँ, तो स्कीमा फोन के अगर कॉल की हम रिकॉर्ड की बात करें, पाकिस्तान की आबादी जो है वो 20 करोड़ है, सिर्फ पाकिस्तान की, पूरे दुनिया की 6-7 बिलियन है आबादी। डेली बेसिस पे हर बंदा 5-6 कॉल तो करता है। जो बंदा बिल्कुल कम भी है ना तो एक कॉल कोई ना कोई उसको कर देता है, ठीक है। आप सब लोग अपने अपने फोन निकालें, चेक करें कि आज के दिन में कितनी कॉल्स आई हैं, 5-6 कॉल 10 कॉल आती है डेली बेसिस पे। जिसके पास नहीं भी होती ना तो 1-2 कॉल तो होती है, कोई नहीं होती तो कंपनी वाले करते हैं फोन कि यार इसको कोई कॉल नहीं कर रहा, हम करते हैं, ठीक है। तो वो आपको 5001 ऐसे नंबर से कॉल आती है, कंपनी वाले आपको जगाते हैं कि भाई आपके पास भी फोन है। तो आप इमेजिन करें कि 20 करोड़ आवाम डेली बेसिस पे 10 कॉल कर रही है, तो 20 करोड़ को मल्टीप्लाई कर दें आप 10 से तो 200 करोड़ हो गया, 200 करोड़ कॉल्स हैं। अच्छा, 200 करोड़ कॉल्स हो रही हैं डेली बेसिस पे। 200 करोड़ कॉल में मैं एज्यूम कर लेता हूं कि 1 मिनट बात हो रही है हर कॉल में, एज्यूम कर लेता हूं। वैसे लोग 2-2 घंटे भी बात करते हैं, ठीक है। कोई दूसरे शहर में रहता है तो अपने बेटे से वो लंबी बात करते हैं वो लोग। तो इमेजिन कर लें 1 मिनट, तो 200 करोड़ मिनट का डेटा आ गया, और ये वॉइस की रिकॉर्डिंग है।
इस डेटा में कुछ हद तक स्कीमा है कि ये किस नंबर से कॉल हुआ है, किसको किया गया है, ठीक है, किस सिटी में उस वक्त बंदा मौजूद था, इस तरह का डेटा होता है, स्कीमा में होता है ये सब कुछ, ठीक है। अच्छा, फिर उसके पास हैंडसेट कौन सा था, उसका IMI नंबर क्या था, फिर वो कौन से प्रोवाइडर को इस्तेमाल करते हुए उसने कॉल किया, ये सब स्कीमा वाला डेटा है। लेकिन एक डेटा पॉइंट उसमें ऐसा है जिसका कोई स्कीमा नहीं है, जो एक्चुअल वॉइस की रिकॉर्डिंग है, उसका कोई स्कीमा नहीं है। दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है वो। अच्छा, और कोई भी दुनिया का टॉपिक उसमें हो सकता है, उस बात जो कन्वर्सेशन में कोई भी दुनिया का टॉपिक उसमें हो सकता है। आप दुनिया के अंदर जो जो चीजें बात हो रही है वो सब उसमें हो सकती है। अच्छा, हो सकता है कोई बात ही ना कर रहा हो सकता है गाना चल रहा हो उसके अंदर, किसी ने ऐसे ही गाना चला के फोन आगे रख के दूसरे को गाना सुना रहा हो, ठीक है। तो इस जो डेटा का ना जो रिकॉर्डिंग है उसका कोई स्कीमा नहीं है। अच्छा, कोई स्कीमा नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो डेटा किसी काम का नहीं है। अच्छा, जितनी भी दुनिया की ट्रैफिक है, आपको मैं एक और बात इजाफा करूं, ना सिर्फ फोन को रिकॉर्ड किया जाता है बल्कि इंटरनेट की जितनी ट्रैफिक है ना, पूरी दुनिया की ट्रैफिक, वो उसको मुख्तलिफ जो सीक्रेट एजेंसीज हैं उसको भी ट्रैक करती हैं वो, कि ये इंटरनेट पे क्या कम्युनिकेशन हो रहा है। और वो डेटा भी क्या होता है, टेराबाइट्स में होता है, और उसका कोई स्कीमा नहीं होता। इंटरनेट की तार के अंदर जो डेटा आना जाना कर रहा है, मिसाल के तौर पे हमारे पास जो सबमरीन की केबल आई हुई है, गवादर से जो एंटर हो रही है केबल, और उस केबल से पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट सप्लाई हो रहा है, तो उस केबल में जो ट्रैफिक उससे गुजर रही है, वहां पे क्या करते हैं, वहां पे स्विचेस लगा के, मतलब ऐसी केबल्स में जो मेन केबल है पूरे कंट्री की, उसमें स्विचेस लगा के उस डेटा को इंटरसेप्ट किया जाता है और उसको स्टोर किया जाता है एक जगह पे। तो आप जो भी गेम डाउनलोड कर रहे हैं, जो भी गाना डाउनलोड कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, किसी से वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो इसकी एक कॉपी वहां पे बन रही होती है। तो आप इमेजिन करें वो कितना बड़ा डेटा होगा, बहुत मैसिव साइज में डेटा होगा। और इंटरनेट पे कम्युनिकेशन रुक तो रही नहीं है, 24 घंटे चल रही है। तो वो एक बहुत बड़ा डेटा वहां पे होता है, और उसके अंदर ये तीनों क्वालिटीज हैं, रैपिड है, साइज में बड़ा है, और स्कीमा कोई नहीं है उसका। अब ऐसे डेटा के साथ, जैसा हमने बात शुरू की थी कि ऐसा माना जाता है कि जिसके पास ज्यादा डेटा होगा उसको लोग समझते हैं कि ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन ये गिमिक की हद तक ये बात सही है। लेकिन अब आ गया असल मसला। बिग डेटा को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि किस किस्म का डेटा जो है उसको बिग डेटा कहा जाता है। ये बिग डेटा आप सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है। ये बिग डेटा के पीछे लोग क्यों भाग रहे हैं? सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है ये। मिसाल के तौर पे, जो मैं अपने किसी दोस्त से फोन पे बात कर रहा हूँ ना, उसमें मैं कोई मैनिपुलेशन नहीं करूंगा, वो ऑनेस्टी हो रही है, सारी ऑनेस्ट बात हो रही है। या फेसबुक पे मैंने जो लिख के लगाया है वो मेरे दिल से निकली हुई बात है। ऑन अदर हैंड, अगर कोई सर्वे के लिए मेरे से पूछने आया ना, मुझे अभी फोन आया कि यार हम बोल न्यूज से बात कर रहे हैं और हम ना एक डिवाइस लगा रहे हैं सब लोगों के घर पे जिससे TRP हम रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने कहा नहीं यार, हमें नहीं लगवानी। तो वो कह रहे हैं हम ना फ्री लगा रहे हैं, हम आपसे कोई पैसे उसके चार्ज नहीं करेंगे, हम आपको फ्री में वो डिवाइस दे रहे हैं, हम बस हमारा उससे काम ये है कि हमें TRP मिलेगी, हमें रेटिंग चेक करेंगे हम मुख्तलिफ चैनल्स की। तो मैंने उनसे बोला है कि आपको मुझे पे करने पड़ेंगे जब लगवाऊंगा मैं। हाँ, यही बोलना चाहिए। मतलब मैं फ्री में आपको TRP दूं, मतलब क्या? मुझे वो एक डिवाइस दे रहे हैं, सेट, मतलब एंड्रॉइड की डिवाइस है वो, एंड्रॉइड TV डिवाइस है, वो दे रहे हैं, और उससे वो काफी स्टैटिस्टिक्स लेकर जा रहे हैं, मे भी आवाज भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, कौन जानता है। पाकिस्तानी कंपनी है, उनको उनके वैसे ही ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है, जाली डिग्रियां से लेके उन्होंने सब किया हुआ है जो कंपनी की बात हो रही है। तो ऐसा मैंने उनको बोला कि अगर आप मुझे पैसे पे करेंगे तो शायद मैं इस बारे में गौर करूं कि हाँ भाई मुझे ये, क्योंकि वो मुझसे सर्वे कर रहा है, मुझसे पूछने के लिए आया है वो डेटा, तो उसमें मेरे पास ऑप्शन है, मैनिपुलेट कर सकता हूँ मैं। रास्ते में लोग सर्वे करते हैं कि हाँ यार आप बताएं कि भाई आप खवातीन की एजुकेशन के बारे में क्या सोचते हैं, तो वो बंदा जो जवाब देगा ना उसमें एक फैक्टर होगा, वो वक्त और मौके की मुनासबत से जवाब देगा। हो सकता है उसके साथ उसकी वाइफ खड़ी हुई हो तो उसका जवाब अलग होगा, हो सकता है वो अपने किसी 2-4 दोस्तों के साथ हो तो जवाब अलग होगा। तो वो ऑनेस्टी नहीं हो सकती उसके अंदर। तो ये जो बिग डेटा है ना, इसके अंदर जो डेटा मिलता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, मगर प्रॉब्लम ये है कि उसका स्कीमा कोई नहीं है और वो यूजलेस है। अच्छा, अब काम आता है यहाँ पे डेटा की क्लीनिंग का या डेटा के एनालिसिस का। ये हम वर्ड्स बोल के तो निकल जाते हैं, बट ये वर्ड बहुत
काइंड ऑफ क्या कहते हैं उसको, मुश्किल, बहुत मुश्किल फील्ड्स हैं, बहुत बड़ी बातें हैं ये जो हम ऐसे बोल के निकल जाते हैं कि डेटा एनालिसिस का क्या फ्यूचर है। तो ये अब डेटा एनालिसिस वाले बंदों का काम आता है। या डेटा साइंस पूरी एक फील्ड है डेटा साइंस के। अब भाई ये डेटा आ गया, इसके साथ करें क्या? एक तरीका ये हो सकता है कि हम बंदे बिठाएं, वो उस डेटा को क्लीन करें, ठीक है, वो उसमें से जो हमारे काम का डेटा है वो निकालें, बाकी डेटा को क्रैप करें, स्क्रैप में डालें। बट ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि रैपिड बहुत है ये। 50 टेराबाइट का डेटा 2000 5000 लोग भी बिठा देंगे आप, तो उनका काम नहीं है कि वो उसको कर लें, फिर कल दोबारा आ जाएगा, उसका क्या करेंगे? तो डेटा का एक अंबार लगता जा रहा है, उसको स्टोर करना भी पॉसिबल नहीं है। बिग डेटा को आप कंप्लीटली स्टोर नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल बात है। इतनी स्टोरेज कैपेसिटी कहां से लाएंगे आप जो इतनी सारी चीजों को हम स्टोर करें? तो मैक्सिमम 1 महीने का आप रख सकते हैं बैकअप, 2 महीने का रख सकते हैं, 6 महीने का रख सकते हैं। 6 महीने बाद आपको पुराना डेटा डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि नया जितनी तेजी से आ रहा है, पॉसिबल नहीं है कि आप इतने पुराने डेटा को स्टोर करके रख सकें। अच्छा, अब होता क्या है? अब होता ये है कि मुख्तलिफ एआई के एल्गोरिथम से उसको गुजारा जाता है उस डेटा को, और वो एआई के एल्गोरिथम उस डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। अच्छा, अब गूगल के पास कहां से ये डेटा आता है? गूगल सर्च, जो मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा हूँ, जो मैं यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहा हूँ, मेरा बिहेवियर वो नोट कर रहा होता है कि कब कहाँ पे स्क्रॉल किया इसने, किस चीज पे क्लिक किया, किस चीज पे कितनी देर रुका, कितनी देर स्टे किया, ये पूरा, ये वो डेटा है जो इसको स्कीमा में मिल रहा होता है, ठीक है। बट यूट्यूब पे क्या अपलोड हुआ, किस किस्म का कंटेंट था जिसको मैंने लाइक कर दिया, किस किस्म का कंटेंट था जिसको मैं ज्यादा देर देखा मैंने, उस वीडियो में ऐसा क्या हो रहा था जिसने मेरी अटेंशन ग्रैब किया, तो उस वीडियो में ऐसा क्या हो रहा था, ये बिग डेटा है। इसको जो है ना उनको एनालाइज करना पड़ता है। तो YouTube क्या करता है, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं उसको फौरन एनालाइज करता है कि इसमें क्या हो रहा है इस वीडियो के अंदर, और उसको एक जगह पे स्टोर कर लेता है, और फिर उसके जरिए वो अपना काम चला रहा होता है। अच्छा, तो इसी तरीके से जैसे आप किसी, हम गूगल असिस्टेंट की हम जैसे बात करें, गूगल असिस्टेंट से डेली बेसिस पे लाखों लोग कन्वर्जेशन कर रहे हैं, वो सारी कन्वर्जेशन वो भी बिग डेटा है, क्योंकि वो क्या बोल दे बंदा कुछ नहीं पता, किस जुबान में बोल दे वो भी नहीं पता, ठीक है। और रैपिड डेटा भी है, साइज में भी बड़ा होगा जाहिर है, क्योंकि इतने मिलियंस ऑफ पीपल जब एक साथ बात कर रहे होंगे तो जाहिर है छोटे करके वो बहुत बड़ा साइज बन जाता है। तो ये डेटा भी जो है वो किस में इस्तेमाल हो रहा है, ये बिग डेटा है, कचरा है ये, इससे कुछ भी आपको पता नहीं चल सकता जब तक आप इसको क्लीन करके आप इसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट ना करें। वंस ये इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होने के बाद इससे आप एआई के मॉडल्स वगैरह और उसको मुख्तलिफ जगहों पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। यही वजह है कि आप देखें जो जैसे हैंड राइटिंग का डेटा सेट एक बहुत मशहूर डेटा सेट है, जो लोग डेटा साइंस से थोड़ा बहुत वाबस्ता है उनको शायद पता होगा। वो एक डेटा सेट है, उसमें क्या है कि बहुत सारी पिक्चर्स हैं, उसमें हाथ से कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। बट वो जो डेटा है ना वो क्लीन हुआ हुआ डेटा है। यही वजह है कि असूलन तो होना तो ये चाहिए ना, जिस तरह एआई को पोर्ट्रे किया जाता है उसमें तो होना ये चाहिए कि मेरे पास कागज है, मैंने हाथ से लिखा 5 लिखा, फिर हाथ से लिखा 6, फिर लिखा 7, और मैं ये पिक्चर दिखाऊं कंप्यूटर को, मैं ट्रेनिंग कर दूं। ऐसा लेकिन हो नहीं सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि मैं कितनी सैंपल्स दिखाऊंगा उसको मिलियंस ऑफ सैंपल्स चाहिए कि 5 जो है न्यूमेरिकल 5 वो कैसे कैसे लिखा जा सकता है, मिलियंस ऑफ उसको सैंपल्स चाहिए। या तो आप मिलियन दफा लिखें हाथ से बैठ के, या कहीं पे लोग अगर नंबर लिखते हैं वहां से आप डेटा उठाएं। तो वो एक क्लीन हुआ हुआ डेटा सेट है जिसमें बहुत सारे 5, बहुत सारे 1, 2, 3, हर डिजिट बहुत सारे उसके सैंपल्स हैं। उसको एक स्प्रेडशीट में उन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। उसके जरिए आप क्या करते हैं, मतलब वो एक क्लीन हुआ हुआ डेटा सेट है, वो एक इंफॉर्मेशन है। दैट इज नॉट अ डेटा। जो डेटा सेट जिसको कहते हैं, जो केगल पे पड़ा हुआ होता है, दैट इज नॉट अ डेटा, दैट इज इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जा चुका है, अब उसको इस्तेमाल किया जा सकता है किसी एआई की ट्रेनिंग में या किसी भी मुख्तलिफ जगहों पे, ठीक है। तो स्टिल clean data, so that is the signal that devoid of the noise. So after taking out the noise, then that is the useful thing, right? Useful thing, exactly. तो अब ये जो यूजफुलनेस है ना, अब मैं जो गिमिक वाला जुमला मैंने कहा था कि जिस कंपनी के पास ज्यादा डेटा है वो सबसे बादशाह है, अब मैं दूसरा उसमें ऐड करूंगा एक लाइन कि जिस कंपनी के पास ज्यादा डेटा है प्लस रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज में मैं सब चीजों को शामिल करूंगा, एक तो कंप्यूटिंग पावर,
नंबर 2, जो डेटा एनालिस्ट जो हैं, जो डेटा साइंस जानने वाले लोग हैं कि ऐसे बिग डेटा के साथ आप करें क्या। डिसीजन लेना भी बहुत बड़ी, मतलब 50 टेराबाइट का जो डेटा है वो एक एल्गोरिथम से गुजारना है, तो वो एल्गोरिथम उसके साथ करे क्या, ऐसा क्या करे कि वो क्लीन हो जाए या कुछ उसमें से हो जाए। ये डिसीजन लेना ये एक ह्यूमन का काम है, एक डिसीजन मेकर का काम है, एक डेटा एनालिस्ट का काम है या डेटा साइंटिस्ट का काम है कि वो ऐसा उसके साथ क्या करें ऐसा कि वो डेटा किसी काम आ जाए, या किस डेटा पॉइंट को कलेक्ट करें उसमें से तो कि वो काम आ जाए। वंस आप ये सोच लेते हैं कि अच्छा ये करना है, तो फिर कंप्यूटिंग पावर डिपेंड करती है कि आपके पास कितनी कंप्यूटिंग पावर है जो आप यूटिलाइज करके उस 50 टेराबाइट को जल्दी से जल्दी एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि टाइम इज मनी। अगर किसी बंदे के पास बिग डेटा मौजूद है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो उसको प्रोसेस नहीं कर सकता, जीरो उसकी वैल्यू है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। किसी बंदे के पास बिग डेटा है, उसके पास कंप्यूटिंग पावर नहीं है, तो भी वो ये वैल्यू लेस है, यूजलेस है। वो आपके पास कंप्यूटिंग पावर ही नहीं है, आप अगर समझ भी जाएंगे क्या करना है तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि कंप्यूटिंग पावर इसको चाहिए होती है। ठीक है, कंप्यूटिंग पावर का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, रिसोर्सेज, पैसा। ठीक है, अल्टीमेटली पैसा आपका लग रहा होता है इसके अंदर। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई कंपनी, उसके पास डेटा भी था, बिग डेटा, उसके पास रिसोर्सेज भी थी, उसके पास कंप्यूटिंग पावर भी थी, ये सब कुछ होने के बावजूद भी फेलियर हो सकता है। फेलियर कब हो सकता है कि आपके जो डेटा एनालिस्ट ने जो डिसीजन लिया वो गलत डिसीजन लिया, उससे सही रिजल्ट नहीं निकल पाया। ठीक है, यही वजह है। वरना क्या प्रॉब्लम थी कि उर्दू लैंग्वेज का एआई बना देते, ये जो अभी गूगल असिस्टेंट में अभी तक उर्दू सपोर्टेड नहीं है, हिंदी सपोर्टेड है, उर्दू नहीं है। बहुत सारे अरबी सपोर्टेड है, अरबी एक बहुत मेजर लैंग्वेज है दुनिया की, पूरा गल्फ अरबी बोलता है, यानी जिसमें लेबनान से लेके और यूएई और पूरा सऊदी अरब और पीछे मिस्र और इराक और ईरान, पता नहीं बहुत सारे कंट्रीज हैं जो अरबी बोलते हैं, बट अरबी का एआई population speaking a language is higher. हाँ, तो क्या मुश्किल पड़ी है कि अरबी का एआई नहीं बना पा रहा कोई, वो यही रीजन है कि भाई डेटा चाहिए, स्पोकन डेटा। वो तो चलो फोन रिकॉर्डिंग्स की सूरत में मौजूद है, या यूट्यूब पे जो वीडियोस डालते हैं लोग अरबी लैंग्वेज में वो मौजूद है, बट उस डेटा को क्लीन करना, उस डेटा में 3 चीजें। सबसे बड़ा, डेटा तो मौजूद है, पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्टोर हुआ हुआ है। नंबर 2, डेटा एनालिस्ट। अब डेटा एनालिस्ट उस पर क्यों नहीं टाइम लगा रहे, क्योंकि जब उनको फील होगा ना कि अच्छा यार इस पे टाइम लगाना ज्यादा, क्योंकि डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट जो अच्छे वाले हैं वो कम है, दुनिया में मौजूद ही नहीं है, वो बहुत कम है। ठीक है, वो जो ह्यूमन है ना, वो बहुत कीमती ह्यूमन है। गूगल या कोई भी कंपनी उस ह्यूमन को किसी ऐसी चीज पे नहीं लगाएगी जहां से उसको रिटर्न आता हुआ नजर ना आए। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होगा ना, इस वक्त जितने भी सिचुएशंस मौजूद हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट को चूज करेंगे और उस पे इस बंदे को लगाएंगे। और एक फैक्टर है सर, सॉरी टू कट यू ऑफ, essentially there is also multiple dialects, so the way Arabic is spoken in multiple countries is also different, so it becomes a more difficult problem for a data scientist to solve. But finish your thought, sorry. अब ये तीसरा जो है कंप्यूटिंग पावर है। अगर मिसाल के तौर पे ये जो कंप्यूटिंग पावर है ना, ये इस तरह से यूटिलाइज हो रही होती है कि भाई हम गूगल को पता है मेरे पास इतने कंप्यूटर्स हैं, इस पे ये वाला डेटा जो है वो प्रोसेस पे लगा हुआ है, और अगले 1 हफ्ते तक ये कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है अवेलेबल। इस तरह से कहानी चल रही है। फिर इतने में ये जो ह्यूमंस हैं ये अब डिसाइड कर रहे हैं कि अगला इस पे क्या चलाना है, तो लाइनअप है वो अगले 6-6, 8-8 महीने के लिए बुक है वो मशीन्स जिन पे ये एल्गोरिथम्स रन हो रहे हैं और जिनसे ये डेटा को क्लीन किया जा रहा है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है, मतलब कंपनी के उरूज और जवाल का डिसीजन है कि अगर ये डिसीजन गलत हुआ तो कंपनी अगले 5 सालों में उसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा अगर उसने ये वाला डिसीजन गलत कर दिया तो। ठीक है, तो इसमें ना सिर्फ लैंग्वेज बल्कि कई हजारों ऐसे तरीके हैं। अभी मैं कल कोई मूवी देख रहा था, उसका नाम है डोंट लुक अप। तो उसमें एक बंदा होता है, वो ये कहता है कि यार आप मेरे बारे में क्या जानते हो। वो एक कंपनी का ऑनर होता है, टेक कंपनी का। वो कहता है कि मेरे एआई का एल्गोरिथम ने 8 बेसिक कंज्यूमर के टाइप्स दरियाफ्त कर लिया है। ठीक है, और उनमें से तुम एक हो। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, मैं जानता हूं कि तुम लग्जरी पसंद हो, तुम्हें अगर पैसे वैसे दिए जाएं, लग्जरी चीजें दी जाएं तो तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे। तो वो कहता है कि तुम क्या जानते हो मेरे बारे में। वो और फिर वो और भी कई बातें, वो कहता है कि मेरे एल्गोरिथम ने ये भी प्रेडिक्ट कर लिया कि तुम मरोगे कैसे। कह रहा तुम अलोन मरोगे, अकेले मरोगे। तो मतलब समझ रहे हो, इस तरह से
ई कॉमर्स, लियोनार्डो डिकैप्रियो की नई मूवी। हाँ 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 हाँ, डोंट लुक अप। तो ओके, आई गोट टू वॉच इट। और ज्यादा ये नहीं दो, बहुत ड्रॉप ऑसम, नहीं। बहुत ऑसम हाँ, जबरदस्त है। डोंट ड्रॉप मोर इन्फो अबाउट हाँ लाइक स्पॉयलर्स नहीं ड्रॉप। स्पॉइल नहीं स्पॉइल नहीं किया मैंने, ऑफ कोर्स हाँ, स्पॉइल नहीं किया मैंने। तो वो बहुत औसम है और क्लाइमेक्स तो बहुत ही लेवल है उसका। ओके। मतलब मैं ऐसे, मुझे एक पॉइंट पे लगा कि यार ये तो सब प्रिडिक्टेबल हो रहा है, बट एंड में जो उन्होंने किया ना वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल चीज कर दी। ओके ओके, I'm stoked for the movie. I'll check it out, but no spoilers please. तो आप इमेजिन करें कि गूगल और दूसरी कंपनी, जाहिर है इनका जो मेन सबसे बड़ा मोटिव है वो तो ये है ना कि तरक्की करना, और मार्केट में इन रहने के लिए पैसा कमाना बहुत जरूरी है। तो पैसा कमाना सबसे अव्वलीन तरजीह है। तो वो सिर्फ ऐसी चीजों पे ही एआई को रन करेंगे जहां से उनको पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, रिटर्न। सही है ना, क्योंकि इन्वेस्ट हो रहा है, रिसोर्सेज लग रही हैं, तो रिटर्न आना बहुत जरूरी है। तो वो कंज्यूमर टाइप की चीजों पे, इन चीजों पे उनकी ज्यादा तवज्जो है। वो अभी कोई, मैं किसी जगह में गया था तो एक साहब से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा यार हमारा क्या अलमिया है कि दुनिया के बेहतरीन दिमाग जो हैं वो इस चीज को सोचने में लगे हुए कि इस एड पे क्लिक कैसे लाया जाए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मतलब आप जो मैं ये 3 वाली बात की, जो डेटा एनालिस्ट है ये कंज्यूमर की चीजों पे काम कर रहा है कि कैसे मैं अपनी प्रोडक्ट को ज्यादा बेचूं, कैसे क्या करूं, तो वो कैसे इस एड पे क्लिक कर रहा हूँ। तो वो उन साहब ने कहा, वो इंडिया से ही उनका ताल्लुक था, वो यूनाइटेड नेशंस के कोई कारकुन थे। तो उन्होंने कहा यार क्या अलमिया है हमारा कि दुनिया के बेहतरीन दिमाग जो है वो क्या लगे हुए, वो एड पे क्लिक कैसे लाना है इस चीज को लेके लगे हुए। वो बहुत मुख्तलिफ बेहतरीन चीजें हो सकती थी जो वो कर सकते थे। नाम है, ये वीडियो शेयर करो। नहीं, मैं पर्सनली उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। मैं अच्छा। उनका नाम भूल रहा हूँ, पवन गालबन नाम था उनका, बहुत पहले की बात है ये। तो मुझे शौक लगा। मैंने कहा यार वाकई बात तो बड़ी ऑब्वियस है कि यार जो बेहतरीन दिमाग है, यानी डाटा एनालिस्ट की बात हो रही है, कीमती लोग हैं ही नहीं दुनिया में, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो डेटा साइंस सही वाली जिनको आती है, डेटा साइंटिस्ट हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं। बट वो सारे लोग किस पे लगे हुए हैं, वो इन कंपनीज के लिए ई कॉमर्स और कस्टमर ग्रैब करना, लोगों को एंगेज करना अपनी प्रोडक्ट्स में, इन चीज़ों पे लगे हुए हैं। वो कह रहा है कि हेल्थ केयर में हम बहुत अच्छा इनसे काम ले सकते थे, लेकिन हेल्थ केयर पे कोई करने को तैयार नहीं है। जो विजन है, कंप्यूटर विजन और जो ह्यूमन विजन है, उन्होंने हाथ में एक घड़ी पहनी हुई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार अपना फोन है, मुझसे फोन उन्होंने लिया और उस घड़ी की उन्होंने फोटो ली और उसको जूम करके दिखाया। उनकी घड़ी में एक कोई नक्शा बना हुआ था। उन्होंने कहा ये आपको क्या आम आंख से दिख रहा है नक्शा? ये फोन में दिख रहा था वो। मतलब उन्होंने फोकस करके कैमरे से फोटो ली अपनी घड़ी की, मेरे कैमरे से, के मतलब मेरा कैमरा है तो मतलब कोई गुंजाइश नहीं है ऐसा करने की कि मैं कुछ मैनिपुलेट कर दूं। उन्होंने कहा अब इसको जूम करके देखो इस नक्शे पे क्या बना हुआ है। वो मुझे आम आंखों से नहीं दिख रहा था लेकिन उससे दिख रहा था। तो उन्होंने कहा कि इसमें हेल्थ केयर में, और उनका एक लंबी हमारी गुफ्तगू हुई। तो मेरा ख्याल है कि आज की क्लास को यहाँ पे हम रोकते हैं, और हम आज डिस्कशन हमने डेटा साइंस पे कर ली, तो हमें ऐसा मौका नहीं मिल पाया कि हम अपनी क्लास को कंटिन्यू कर पाए। बट इंशाल्लाह मैं ये करता हूँ, क्या ख्याल है, क्लास को खत्म किया जाए या कुछ हम थोड़ा सा कर लें? मेरा ये ख्याल है कि हम ऐप को कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। इस ऐप को, ये कौन सी ऐप खोली मैंने, ये वाली जो ऐप है इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने जैसा कि लास्ट क्लास में कहा था कि मैं क्या करूंगा, जो ऐप आपको बनाकर दिखा दूंगा कि ये किस तरह बनेगी ये ऐप। तो बस इसमें 2-4 लाइनों का ही कोड ऐड करना है। आप अगर गौर करें तो ये लास्ट क्लास वाली जो फोल्डर था उसको मैंने जस्ट उसकी एक कॉपी बनाई है, उसका नाम मैंने क्लास 9 रखा है, और क्लास 9 के साथ मैंने कहा लॉजिक, ऐसे करके मैंने इसका नाम रखा है। ठीक है जनाब। अच्छा सर, मैं सॉरी आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। मुझे सर ये जो अभी हमारा डिस्कशन हुआ है, तो इस बेस पे मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम आया जो है ये सोर्स में जो बिग डेटा के थ्रू हम अपना जो है वो चैटबॉट बनाएंगे या एपीआई के थ्रू बनाएंगे? देखें, इस डिस्कशन का मकसद ये था, एक तो आपको ना आपका विजन क्लियर करना है कि हम कर क्या रहे हैं। हम वो ट्रेनिंग, वो डेटा एनालिसिस, वो ट्रेनिंग वाली चीजें हम नहीं कर रहे। हम उनकी जो पहले से बनाई हुई चीजें ना उनको जस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और हम उनको इस्तेमाल करके एंड यूजर की ऐप बना रहे हैं। बट हम, जैसा कि सवाल आया था,
तो हमने ये क्लियर करने की कोशिश की है कि वो कितनी मुश्किलों से वो एआई बना है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमें बहुत ही थोड़े पैसे देने पड़ रहे हैं, और हम उन एआई के मॉडल्स को इस्तेमाल करके हम बनाएंगे। अच्छा, जो ये डेटा है, जैसे वेदर का जो डेटा हम गेट कर रहे हैं, ये कोई एआई के जरिए गेट नहीं हो रहा है, ये जस्ट एक डेटा है। लोगों ने वेदर स्टेशंस लगाए हैं मुख्तलिफ जगहों पे, वहां से एक सर्वर पे डेटा आके जमा होता है, वो डेटा आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये कोई एआई नहीं है, ये तो जस्ट एक समझ जाएं आप, ये रियल टाइम डेटा है जो कहीं से जनरेट हो रहा है। अच्छा जनाब, तो मैं क्या करता हूँ इस पूरे, अच्छा तो सर मतलब हम फिर ये इस तरह का डेटा खुद ही बना रहे होंगे फ्यूचर, मतलब आफ्टर डिस्कॉर्ड के इस तरह की चीज बना के हम सर्वर पे अपलोड करेंगे और लोग हमारी ये यूज कर रहे हैं। दोस्त आपकी जो आवाज है ना वो बहुत ज्यादा वोविंग कर रही है, वोविंग हो रही है आपकी आवाज में। आप क्या लिख सकते हैं अपना सवाल? आप एक काम करें, अपना क्लियर सवाल लिख दें, मैं ये कोड कंप्लीट करके आपका सवाल लेता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम इस कोड पे गौर करें तो इस कोड में ये थिंक का फंक्शन है जो हम लास्ट क्लास में हमने बनाया था, और हमारे पास क्या होता था, टेक्स्ट बॉक्सेस होते थे, उसमें हम लिखते थे हाथ से टेम्परेचर लिखते थे, और हम थिंक का बटन दबाते थे, तो उससे क्या होता था कि वो आपको जो आपने एंटर किया है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, उसके बिहाफ पे आपको वो एक बात कहता था कि आप जैकेट कैरी करें या ना करें। अच्छा, अब हमने क्या किया है, अब हमने वो तीनों वैल्यूज हटा के, वो तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस हटा के सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स रखा है जहां पे आप अपनी लोकेशन बता रहे हैं उसको, और उस लोकेशन को देखकर वो एक एपीआई हमने सीखी थी, ओपन वेदर एपीआई, उसमें से वो डेटा ला रहा है, और उस डेटा को हम क्या कर देते हैं, वही उसी नाम से वेरिएबल, जो टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, इस नाम से वेरिएबल बना के हम उसमें वो डेटा रखवा देते हैं, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, एक्सियोस डॉट गेट और देन का जो फंक्शन है, ये एक्सियोस से मैंने कॉपी किया था लास्ट क्लास में। ये जो देन है ये कब चलेगा, जब इंटरनेट से जो रिक्वेस्ट इंटरनेट पे गई है, या वेदर एपीआई पे जो रिक्वेस्ट गई है, वो जब वापस उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा, ये देन तब चलेगा, ठीक है। तो हमें जो अपनी थिंकिंग है, मजीद थिंकिंग जो है वो इस देन के अंदर करनी होगी मुझे। सर एक मिनट, ये एक्सियोस जरा वापस याद दिलाएं। हाँ, ये एक्सियोस जो है ये एक लाइब्रेरी है जो इस्तेमाल होती है इंटरनेट पे रिक्वेस्ट करने के लिए। मिसाल के तौर पे आपकी एक वेबसाइट है, आप उस पे जब जाते हैं और आपने 4-5 प्रोडक्ट्स बनी हुई हैं, किसी एक पे क्लिक किया, तो उस क्लिक करने पे एक एपीआई कॉल होती है जिससे अगला पेज आता है, ठीक है, या कोई डेटा आता है, या जैसे हमारे इस केस में हम जब सिटी का नाम लिख के थिंक का बटन दबाते हैं तो वो एक इंटरनेट पे रिक्वेस्ट जाती है, यानी कि ओपन वेदर मैप के नाम से एक कंपनी है, उनकी एपीआई पे, उनके सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है, और वहां से डेटा हमें रिस्पॉन्स में आ रहा होता है, तो वो देन के अंदर मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो मैंने क्या कहा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है, मैंने कह दिया कि वेदर डेटा, इसको मैं कैमल केस में कर देता हूँ, मैंने कहा वेदर डेटा है रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है जनाब। तो ये मैंने वेदर डेटा मेरे पास इस नाम से आ चुका है। अच्छा, अब मुझे देखना पड़ेगा इस वेदर एपीआई को जाकर कि ये किस तरह से डेटा देते हैं, और चूंकि मैंने इसको कंसोल पे भी लॉग करवाया हुआ है, तो मैं कंसोल पे भी देख सकता हूँ कि इन्होंने क्या भेजा है मुझे। तो मैं इस पेज को जल्दी से ओपन कर लेता हूँ, और मेरा ख्याल है कि बजाय डॉक्यूमेंट में जाने के हम क्या करते हैं, हम इसको कंसोल पे ही देख लेते हैं कि किस तरह से वो। अच्छा, मैंने वो टेक्स्ट बॉक्स को इनेबल नहीं किया। यहाँ पे हमारे पास 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, इन तीनों को रोक कर, बल्कि इन तीनों को खत्म कर देते हैं, एंटायरली खत्म कर देते हैं, सिटी नेम को जस्ट हम रहने देते हैं, ठीक है। हमारे पास जस्ट सिटी नेम के अगेंस्ट एक टेक्स्ट बॉक्स मौजूद है, और सिटी नेम उसकी आईडी है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लीज एंटर अ सिटी नेम, ठीक है जी। ये सिटी नेम आ गया हमारे पास एक अदद, और हम इसमें मजीद देखते हैं थिंक का, ठीक है भाई, थिंक बिल्कुल सही लगा हुआ है। अब थिंक का बटन प्रेस होगा तो सिटी नेम के अंदर इस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठा के इस वेरिएबल में रखी जाएगी, और इसको कहाँ भेजा जाएगा, इस एपीआई के जरिए भेजा जाएगा ओपन वेदर एपीआई के सर्वर पे। अच्छा, मैंने इसके जो की था वो चेंज कर दिया था, तो मुझे आई थिंक दोबारा जाना पड़ेगा ओपन वेदर डेटा पे, ताकि मैं वहां से सही वाली की ला सकूं। ओपन वेदर डेटा, ओपन वेदर मैप, अच्छा जी, मैंने कहाँ गया, मैं एपीआई पे गया,
कहाँ से आया था ये क्या हो रहा है? API की, यस, यहाँ पे से आया था ये। अच्छा जी, ये मेरे पास API की मौजूद है, मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया था गिटहब में पुश करने से पहले, मैंने सही वाली यहाँ पे API की लाकर डाल दिया। सही है जी। अब मैं इस ऐप को रन करूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली इसको काम कर लेना चाहिए। सही, मैंने कहा कराची, ठीक है, कंसोल पे मैं ओपन रखता हूँ ताकि मुझे कंसोल पे दिखे जो भी आए। इसने क्या कहा 401 अनऑथेंटिकेटेड, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अभी भी कोई मसला किया हुआ है इसमें। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो है ना न्यू मैं जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है, इस पुराने वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, न्यू के नाम से मैंने एक जनरेट कर लिया है, इसको मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। मे बी वो पुरानी वाली API की ब्लॉक हो गई हो, मे बी उसको किसी ने यूज किया हो ज्यादा तो वो ब्लॉक हो गई हो। यार ये तो 401 ही दे रहा है अभी, मैंने कोई गड़बड़ की है क्या इसमें? HTTPS open weather API dot data इनकी API में जाकर देख लेते हैं क्या आया, हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। करंट वेदर डेटा, ठीक है जी, मैं इतने को मैच करता हूँ जरा, Ctrl+F Ctrl+V, ठीक है जी, ये URL तो मेरा बिल्कुल सही है और HTTPS शुरू में लगा हुआ है। उसके बाद Q इक्वल टू सिटी नेम, Q इक्वल टू सिटी नेम एंड उसके बाद है ऐप आईडी इक्वल्स ऐप आईडी पूरी आ गई जनाब, एंड यूनिट इक्वल्स मैट्रिक, यूनिट्स इक्वल मैट्रिक। बिल्कुल सही लगाया हुआ हमने यार, ऐसा क्यों कह रहा है फिर ये? हम एक दफा नेटवर्क के टैब में जरा देख लेते हैं कि ये क्या वही। सर API वाला कोड दोबारा कॉपी करके डाल दे और अपना API भी डाल दिए, क्योंकि मैं भी जब कर रहा था तो उसमें इशू आया था, फिर मैं पूरा API का लिंक चेंज किया था। अच्छा, आप ऐसा कह रहे हैं कि मैं इसको रिमूव करके यस सर, ये HTTP वाली लिंक जितनी भी है ना मैट्रिक तक, इसको पूरा चेंज कर दें आप दोबारा, वहां से दोबारा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। अच्छा, आप ऐसा कह रहे हैं कि कैशे कर लिया होगा इसने, तो मैं कैशे क्लियर करके चेक करता हूँ ना। ये मैंने कैशे क्लियर कर दिया और अब मैं इसको ट्राई करता हूँ अगेन। मैं इसको अलग से भी टैब में लगा सकता हूँ यहाँ पे। ये सर इशू करेगा, ये एरर देगा लिंक। सही है, API की सही है, बस उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन जो है ना सर, डॉक्यूमेंटेशन की जो लिंक है उस लिंक को कॉपी करके वहां पे दोबारा पेस्ट कर दें बस। अच्छा, वो तो मैंने बाय द वे वेरीफाई कर लिया, वो तो लिंक तो सही है वो, बट आपके कहने पे मैं दोबारा कर लेता हूँ। मैं API डॉक्यूमेंट में गया, ये जो लिंक है आप इसकी बात कर रहे हैं, इसको आप कह रहे हैं कि मैं दोबारा से कॉपी कर लूं, और कॉपी का ऑप्शन है साइड में ना, कॉपी का ऑप्शन है, उसको कॉपी कर ले और फिर वहां पे पेस्ट कर साइड दे। में जो ऑप्शन है ये वाला? अच्छा, इसमें तो नहीं सर, ये https:// नहीं यार, ये कोई दूसरा प्रॉब्लम है,
मे बी इनका सर्वर डाउन हो, मे बी कोई इस तरह का इशू हो सकता है कि ये ना डेटा सही ला नहीं पा रहा। अच्छा यार एक काम करो, कोई भी अपना मुझे ना एपीआई की जरा प्रोवाइड कर दो, ताकि फौरी तौर पे मैं अभी ये रन तो कर सकूं। एग्जांपल जो आप दोस्त बात कर रहे थे, आप अपनी एपीआई की जरा मुझे प्रोवाइड कर दें, अगर कर सकते हैं तो। नहीं, ये तो आपने जो भेजा है मैसेज, वो उसमें एपीआई की नहीं मौजूद है। जस्ट यस सर, भेज रहा हूँ मैं भेज रहा हूँ। सही। ये सम टाइम ऐसा होता है कि एपीआई की जो होती है ना, उसको ये ब्लॉक कर देते हैं, और सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ देर के लिए बिला वजह भी बंद हो जाता है ये। आपको weather.com से भी मिल जाएगी एपीआई की, AccuWeather। नहीं, मुझे अभी इसका चाहिए ना, ओपन वेदर का चाहिए फिलहाल। वैसे तो वेदर की बहुत सारी एपीआईज हैं, जैसा आप कह रहे हैं, वेदर की बहुत सारी एपीआई है, मैं कहीं से भी कर सकता हूँ, बट अभी मुझे इस वक्त सर ये मैंने शेयर कर दिया ना सर। हाँ, अब मैं आपकी ऐप आईडी से करता हूँ, तो देखते हैं कि फिर सही आ जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। भाई इनकी ऐप आईडी से मैंने किया तो बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, हम यहाँ कंसोल पे देखते हैं कि किस तरह से आ रहा है हमारे पास डेटा। हमारे पास डेटा के अंदर क्लाउड्स मौजूद हैं। मुझे सबसे पहले चाहिए करंट टेम्परेचर, तो डॉट मेन के अंदर डॉट टेम्प करके इसमें करंट टेम्परेचर मौजूद है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके मेरे पास वेदर डेटा, ठीक है, अब मैं टेक्स्ट बॉक्स से उठाने के बजाय वेदर डेटा डॉट मेन डॉट टेम्प। अच्छा, इसमें मैं क्वेश्चन मार्क भी लगा सकता हूँ साथ साथ बीच में, ठीक है। ये हमने ऑब्जेक्ट के टाइम पे ये क्वेश्चन मार्क वाली चीज नहीं पढ़ी थी, बट इस ऑपरेटर को हम कहते हैं नलिश ऑपरेटर। इससे क्या होता है कि अगर सम टाइम डेटा अनडिफाइन आ जाए ना, तो हमारा कोड बिल्कुल ब्रेक नहीं होता, ठीक है। हम ये थ्रू आउट द क्लास हम कभी ये ऑब्जर्व करेंगे कि सम टाइम क्या होता है कि हमारे पास डेटा उस तरह से नहीं आता जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर है एपीआई से कुछ चेंज भी हो सकता है कभी, तो उस सूरत में हमारा कोड ब्रेक हो सकता है। तो ये क्वेश्चन मार्क नलिश ऑपरेटर है, इसके जरिए हम उस चीज से अवॉइड कर सकते हैं कि हमारा पूरा कोड ब्रेक ना हो उसकी वजह से। अच्छा, तो मैंने ये इसमें टेम्परेचर करंट लगा दिया। मिनिमम टेम्परेचर किस नाम से है, उसी में है टेम्प अंडरस्कोर मिन के नाम से, उसी जगह पर टेम्प अंडरस्कोर मिन के नाम से ये चीज मौजूद है, ठीक है जी। और मैक्सिमम टेम्परेचर है टेम्प अंडरस्कोर मैक्स के नाम से, टेम्प अंडरस्कोर मैक्स। ठीक है जी। और ये रिजल्ट जो है, ये तो मुझे रिजल्ट डिस्प्ले करवाने के लिए चाहिए, तो मैं इस रिजल्ट को यहाँ पे भी रख सकता हूँ मैं, बल्कि चाहता हूँ कि मैं इसको बाहर निकाल दूँ, ताकि शुरू में ही रिजल्ट के वेरिएबल बन चुका हो मेरे पास। अच्छा जी, अब मेरे पास जो एपीआई कॉल हुई थी उससे डेटा टेम्प, मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर, ये तीन चीजें मेरे पास क्या हो चुकी हैं, आ चुकी हैं। बाकी नीचे का कोड मेरा उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने तीनों वेरिएबल प्रोवाइड कर दिए। अब वो लॉजिक जैसी चलनी चाहिए थी वो एग्जैक्टली उसी तरह चलेगी हर दफा, ठीक है जनाब। अच्छा, मैंने इसको सेव कर दिया। एक काम मुझे और करना पड़ सकता है कि ये जो नंबर आया ना, ये अभी तो नंबर में है, लेकिन ये स्ट्रिंग में भी हो सकता है, ठीक है। स्ट्रिंग में भी मतलब किसी एपीआई से हो सकता है न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई हो, बट हो वो स्ट्रिंग में, जैसा हमें टेक्स्ट बॉक्सेस से डेटा मिल रहा होता है। तो हम जस्ट एक छोटा सा काम ये करते हैं कि इन सबसे पहले हम क्या लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं, ताकि ये पार्स हो जाए, ठीक है। हमने शुरू में ये चीज देखी थी कि अगर कोई स्ट्रिंग हो प्लस लगा के हम पार्स करते थे, बल्कि उससे भी बेहतर एक तरीका है, वो हम आज सीख लेते हैं। वो क्या है, कैपिटल एन से नंबर और ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। तो इससे क्या होगा कि इसमें जो भी डेटा वेदर की एपीआई से आया है, अगर वो नंबर नहीं है तो ये उसको नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको नंबर में कन्वर्ट ना करें, स्ट्रिंग अगर आ जाता है और हम नंबर में कन्वर्ट ना करें, तो वो जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं वो प्रॉब्लम कर सकते हैं, वो सही तरह से फिर कंपेयर नहीं करेंगे। क्योंकि अगर उसको स्ट्रिंग मिलता है ना, तो वो क्या करता है
कि वो एस्की कोड उसका देखता है कि किसका एस्की कोड बड़ा है, उसको समझता है कि ये बड़ा नंबर है, जिसका कम होता है उसको समझता है कम है ये। ठीक है, तो हम उसको नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे पहले। ठीक है जनाब। अच्छा, ये सब कुछ होने के दौरान अगर इसको नंबर को पार्स करने में कोई एरर आ जाता है या किसी भी पॉइंट पे कोई एरर आ जाता है, तो हमारा जो कोड है वो नीचे कैच लिखा हुआ है इसके अंदर आ जाएगा हमारा कोड, और कोई भी एरर होगा उसको यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा। तो इसी वजह से हमेशा जब भी हम इंटरनेट से डेटा मंगवाते हैं तो उसको देन और साथ में उसके कैच हमें पहले से लाइब्रेरी में ये ऑप्शन होता है कि उसमें कैच मौजूद होता है, तो जो भी अगर प्रॉब्लम आती है तो वो कैच में जाके फॉल होता है हमारा कोड। ठीक है, सेव करता हूं मैं इसको। मेरा ख्याल है कोड कंप्लीट हो चुका है। मैंने कराची लिखा और थिंक, अच्छा रिफ्रेश करना होगा मुझे क्योंकि कोड में चेंजेस किए मैंने। कराची लिखा और थिंक, ठीक है। कैरी जैकेट विथ यू, जस्ट इसने ये लिख के बता दिया कैरी जैकेट विथ यू, इसने कोई टेम्परेचर वगैरह नहीं बताया। तो मैं छोटी सी चेंजिंग इसमें और करता हूँ कि टेम्परेचर भी इसमें मैं लगा देता हूँ। कैसे टेम्परेचर लगा देता हूँ जनाब, जो भी मेरा है रिजल्ट डॉट इनर टेक्स्ट, उसमें मैं क्या कहता हूं कि भाई लास्ट में सबसे रिजल्ट डॉट इनर टेक्स्ट प्लस इक्वल्स टेम्परेचर, इसको बैकटिक में कर लेते हैं। ठीक है जनाब, और मैंने कह दिया टेम्प और सेंटीग्रेड। करंट टेम्परेचर इज, जो भी टेम्प में मेरे मिला होगा मुझे वो, और सेंटीग्रेड साथ में। ठीक है जनाब। अच्छा, नोट कीजिएगा कि यहां पर मैंने रिजल्ट डॉट इनर टेक्स्ट में इक्वल्स नहीं लगाया है बल्कि प्लस इक्वल्स लगाया है। ये प्लस इक्वल्स का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो भी कुछ पहले से है उसमें प्लस कर दिया जाए। तो चूंकि इसमें पहले से जो चीज मौजूद है वो क्या है, वो एक टेक्स्ट है, वो एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के अंदर जब प्लस किया जाएगा एक दूसरे स्ट्रिंग को तो वो आपस में कॉन्कैटिनेट हो जाते हैं। हम ये पहले सीख चुके हैं। ठीक है जनाब, तो इसी वजह से आप नोट कीजिए कि मैंने इस स्ट्रिंग के शुरू में एक अदद स्पेस दिया है। ठीक है, शुरू में एक अदद स्पेस दिया है मैंने। उसका रीजन ये है कि जो पहले वाला स्ट्रिंग है और ये जो अब प्लस हो रहा है इसके बीच में एक स्पेस होना चाहिए छोटा सा यहाँ पे, अदरवाइज क्या होगा कि डोंट कैरी जैकेट और बगैर स्पेस के फिर ये करंट लिखा हुआ आ जाएगा, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। बल्कि यहाँ पे मैं एक डैश भी लगाना चाहूंगा। ठीक है, कि स्पेस हो फिर एक डैश हो फिर स्पेस हो और उसके बाद करंट टेम्परेचर बताया जाए। चेक करते हैं जनाब, यही सेम चीज हम कराची के अंदर, कराची थिंक। ठीक है, तो इसने अब मुझसे क्या कहा कि कैरी जैकेट विथ यू, करंट टेम्परेचर इज 14.9 सेंटीग्रेड। ठीक है, और अब मैं साथ में इसकी क्या चीज ऐड कर देता हूं, मैं ऐड कर देता हूं एंड इट्स गोइंग टू बी, ठीक है जी, इट्स गोइंग टू बी क्या मिनिमम टेम्परेचर बता रहा हूँ ना, बताना चाह रहा हूँ ना, इट्स गोइंग टू बी, क्या हो गया मेरा कीबोर्ड, अच्छा फोकस उधर शिफ्ट हो गया। min temp सेंटीग्रेड एट नाइट। ठीक है, मतलब अभी इतने टेम्परेचर है और इट्स गोइंग टू बी दैट एट नाइट, या बल्कि मिनिमम लिखना चाहिए, इट्स गोइंग टू बी दैट मिनिमम। सही है, क्योंकि हो सकता है वो बंदा रात को ये ऐप यूज कर रहा हो, तो नाइट लिखना मुनासिब नहीं है। मैंने कहा कराची, ठीक है, थिंक, कैरी जैकेट विथ यू, करंट टेम्परेचर इज 14.9 एंड इट्स गोइंग टू बी 14.9 एट मिनिमम, कि जो आज का मिनिमम है वो ये हो सकता है। इसी तरह मैं चेक करता हूँ कनाडा ओवरऑल का, अगर मैं चेक करूं तो इसने मुझे क्या कहा कि भाई कैरी जैकेट करंट टेम्परेचर जो है वो 15 पॉइंट समथिंग है और इट्स गोइंग टू बी 14 एट मिनिमम, तो आपको कैरी जैकेट करना चाहिए। इसी तरह हम कोई गर्म मुल्क देख लेते हैं। सर ये इसने कनाडा का कैसे लिखा है, जब यूआरएल ऐसे हार्ड कोड करके लिखा है, तो ये दूसरे को कैसे था? सॉरी मैं आपका सवाल समझा नहीं सर। जो आपने ऊपर यूआरएल लिखा है ना, हाँ, जो अपनी कोडिंग में आई है ना, हाँ कोडिंग में आ गया ना, ये लो उस कोडिंग में
उस कोडिंग में आपने ये ऊपर जाइएगा तो जहाँ पे यूआरएल आपने दिया है एपीआई का। ये रहा। अच्छा वो सिटी नेम, सिटी नेम मैंने यहाँ लगाया हुआ है, जो भी लिखूंगा उस सिटी का आएगा। अच्छा जी ठीक है ओके। और इनमें से कोई एक टेक्स्ट ऐड होगा और लास्ट में मैं ये वाला टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ इसके अंदर। अच्छा मैं देखना चाह रहा हूँ अभी कि कौन सा सर माली लिखिए, MLI, माली, वो भी एक कंट्री है। यस सर। डोंट कैरी जैकेट, करंट टेम्परेचर 27। अब बताओ कोई ऐसा जिसमें 40 से ऊपर हो। ऐसा आई थिंक अभी कोई कंट्री नहीं होगा दुनिया में। ये कोई अच्छा ये ओपन वेदर मैप ही है, इन्होंने पूरा मैप बताया हुआ है कि किस जगह पर अभी गर्मी होगी। तो हम इस मैप में कोई ऐसी जगह तलाश करते हैं जहां पर अभी गर्मी हो, बहुत तेज गर्मी, तो हम उसको फिर इसमें लगा कर देखते हैं। सैल्वाडोर, ओके, आई थिंक यही है, यही मैक्सिमम जूम आउट है, इससे ज्यादा जूम आउट नहीं हो सकता ये। सर सिडनी लेना है। सिडनी 29 मुझे दिख रहा है मैक्सिमम, या MANAUS, मानुस 31 है इसके अंदर, ये वाला लगाते हैं MANAUS। यहाँ पे 31 है और मिनिमम 31 ही होने वाला है। ठीक है, इसमें भी डोंट कैरी जैकेट है। ये डोंट गो आउट वाला लेवल अभी पूरी दुनिया में शायद कहीं पर भी नहीं है कि कहीं पर ऐसा हो कि 40 डिग्री से ऊपर हो, ऐसा अभी कहीं नहीं नजर आ रहा। ये ऊपर की सारी जगह फुल ठंडे में चल रही हैं और नीचे की सारी जगह जो है वो भी नॉर्मल वेदर है। इवन जो सऊदी अरब वगैरह उसके अंदर भी कोई ऐसी जगह मुझे नजर नहीं आ रही जहां पे जो है। चले मेरा ख्याल है हमने इनफ टेस्टिंग इसकी कर ली है, और मजीद जिन लोगों से नहीं हो पाया था वो इस कोड को देखिएगा प्लीज, और इस कोड को देखकर मैं इसमें से API की हटा देता हूँ हमारे दोस्त की, और इस कोड को मैं पुश कर देता हूँ। ठीक है जी, मैं इसमें कुछ बस की लगा देता हूँ इंस्टेड, और मैं इस कोड को पुश कर देता हूँ, आज के कोड को। तो जिन लोगों से नहीं हो पाया था उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस कोड को देखकर इसको अपने हाथ से एटलीस्ट लिखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको आ जाए वेदर ऐप। ठीक है जनाब। अच्छा, एक दोस्त कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे, उनको हमने कहा था कि लिख दीजिए सवाल। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हम फ्यूचर में अपनी API बनाकर अपलोड कर रहे होंगे और लोग हमारी API यूज कर रहे होंगे, जैसे हम अभी वेदर की API यूज कर रहे हैं? जनाब देखें आप, ये जो API है ना, जो वेदर ऐप की जो API है, ऐसी API हम बनाना सीखेंगे इस क्लास में ही। जब हम Node.js जब हम शुरू करेंगे तो हम ऐसी API बनाना सीखेंगे। आप खुद ऐसी API बना रहे होंगे। हाँ, लेकिन अब डिपेंड करता है कि जैसे ओपन वेदर वाले अपनी API को सेल कर रहे हैं, क्या ऐसे आप अपनी API को सेल कर रहे होंगे? डिपेंड करता है कि आप उस API में ऐसा क्या कर रहे हैं। क्या उस API में ऐसा है कि कुछ के लोग उसको खरीदना चाहें? आमतौर पे किस तरह की API हम बना रहे होते हैं? जो चैटबॉट डेवलपमेंट के दौरान आमतौर पे हम इस तरह की API बना रहे होते हैं कि जैसे मैंने एक हार्डवेयर स्टोर के लिए ऐप बनाई, वॉइस ऐप। अब वो हार्डवेयर स्टोर जो था, उन्होंने क्या किया हुआ था कि उनके पास आयल्स बने हुए थे, बड़ा हार्डवेयर का स्टोर था, उसमें ये हथौड़े, रिंच और पाने वगैरह ये चीजें वो सेल करते थे। तो लोगों को ऐसा पूछना पड़ता था वहां पे कि यार फला नंबर का पाना जो है वो किस आयल में पड़ा हुआ है, तो उसके लिए उनको ह्यूमंस रिक्वायर्ड होते थे। तो उन्होंने क्या किया, उसकी ऐप बना दी, और वॉइस भी कैपेबिलिटीज उसके अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो अभी तक हो नहीं पाया। तो उस ऐप ने क्या किया हुआ है कि डेटाबेस एक बनाया हुआ है छोटा सा उसमें ये बात लिखी हुई है कि कौन सी प्रोडक्ट किस आयल में रखी जाती है, क्या उसकी जगह है। मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि भाई आपका जो भी डेवलपर है जिसने मोबाइल ऐप बनाई है, आप उससे कहो कि मुझे API बना के प्रोवाइड कर दो, ताकि मैं उस API से गेट कर लूं कि भाई कौन सी प्रोडक्ट किस आयल में होती है, और मुझे प्रोडक्ट की लिस्ट वगैरह सब तो मेरे पास मौजूद है पहले से।
तो मैं गेट कर लूं कि कल को अगर वो चेंज भी करे कोई तो मुझे फ्रेश डेटा मिल रहा हो हर वक्त। ठीक है जनाब। तो इस तरह की एपीआई तो हम नॉर्मली बना रहे होते हैं। जो एक वेब एप्लीकेशन का जो जाहिर है उनके पास जो बंदा बैठा हुआ है जिसने वो मोबाइल ऐप डेवलप की है, तो वो बंदा जो है वो कोई मोबाइल ऐप डेवलपर होगा या कोई वेब डेवलपर होगा, तो उसने वो सर्वर पूरा लिखा हुआ है उस ऐप का और उसके डेटाबेस में वो सारे डेटा स्टोर है। बट मैं चाहता हूं कि मैं भी उसको एक्सेस करूं, तो मैंने उससे कहा मुझे एपीआई बना कर दे दो। उसने कहा भाई वो जो डेवलपर था वो तो अब कहीं चला गया है, वो तो अब हमने उसको मतलब टेम्पोरली हायर किया था, बनवा के उस खत्म कर लिया उससे काम। तो मैंने कहा कि आप फिर ये करें कि मुझे एक्सेस दे दें आप सर्वर का और डेटाबेस दोनों का, ताकि मैं अपने लिए खुद एपीआई लिख लूं उसमें, जो आपका चलता हुआ सर्वर एग्जिस्टिंग उसमें मैं अपने लिए खुद एपीआई लिख लूं। तो इस तरह की एपीआई आप लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा मिसाल के तौर पे जो ओपन वेदर की एपीआई है ना, ऐसी एपीआई मैं अपने घर पे भी तैयार कर सकता हूँ। कैसे? वेदर स्टेशन आते हैं लोगों ने लगाए हुए होते हैं अपने घर पे ना, जो थोड़े शौकीन किस्म के लोग होते हैं वो क्या करते हैं अपने घर पे ही वेदर स्टेशन लगा देते हैं। छोटा सा होता है वो, आप खुद भी बना सकते हैं रास्पबेरी पाई के जरिए कि उसमें सेंसर लगा हुआ वो आपको टेम्परेचर दे रहा हो, फिर तारों के जरिए आपके घर के अंदर एक एलसीडी लगी हुई होती है उसमें वो टेम्परेचर ऊपर से रियल टाइम दिखा रहा होता है। अच्छा तो वो टेम्परेचर मैं खुद तो देख रहा हूँ, मैं खुद वो टेम्परेचर देख रहा हूँ। मैं ये भी कर सकता हूँ कि उसमें छोटा सा सर्वर रन कर दूं उसी रास्पबेरी पाई में और उसको मैं इंटरनेट पे एक्सपोज कर दूं कि भाई मेरे इस डिवाइस से कोई भी वेदर जो मैं देख रहा हूँ वो कोई भी और भी देख सके। तो बिल्कुल लोग इसको खरीदना चाहेंगे, लोग इसको परचेज करना चाहेंगे क्योंकि रियल वो डेटा रियल डेटा है। ठीक है। लोग अमेजोन को और मुख्तलिफ जो वेदर की कंपनीज हैं उनको डाटा सेल भी करते हैं। जाहिर है ये जो ओपन वेदर एपीआई में जो डेटा आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? ये तो किसी ना किसी ने लगाया होगा ना, रियल वेदर स्टेशन वही देता होगा। तो लोग बाकायदा जो बहुत सारे वेदर चैनल्स हैं, वेदर चैनल्स होते हैं बहुत सारे, उनको लोग बाकायदा पैसे लेके उनको ये डेटा दे रहे होते हैं, उनको एपीआई बना के देते हैं कि आप मैं भी देख रहा हूँ तुम भी देखो और पैसे दो मुझे। ठीक है ना। तो इस तरह की एपीआई बन सकती है, बट एपीआई ऐसा नहीं होगा कि हवा से बन जाएगी। एपीआई का डेटा कहीं ना कहीं से रियल डेटा हो कोई जहां से एपीआई आ रही हो। ठीक है ना। तो मैं समझ रहा हूँ ये सवाल आपने क्यों पूछा, क्योंकि एक जो ज़िया साहब है उनकी वीडियो आपने देखी होगी कि हम फ्यूचर में एपीआई बना, अभी हम एप्स बनाते हैं, फ्यूचर में हम एपीआईज बना रहे होंगे। ठीक है, बात गिमिक की हद तक तो मैं कहूंगा कि ठीक है, बट एपीआई बन जाना वो हवा से तो नहीं बनेगी ना, उसमें कोई ना कोई चीज चाहिए ना जिसके ऊपर से डेटा निकल रहा हो। जैसे मैंने घर में खुद अगर वेदर स्टेशन लगा लिया है तो मैं जाहिर है वो एपीआई सेल कर सकता हूँ, बट अगर मेरे पास वेदर स्टेशन नहीं है तो मैं एपीआई किस चीज की बनाऊंगा मैं? अच्छा मैं एक एपीआई और भी बना सकता हूँ। मैं एक एपीआई ऐसी बना सकता हूँ कि भाई मुझे आप ना ओवर द इंटरनेट 2 नंबर भेजें और मेरी एपीआई क्या करेगी, उन दोनों नंबरों को प्लस करके आपको वापस भेजेगी। मैथ की एपीआई। ठीक है। मैथ के बहुत सारे फॉर्मूलाज लगा दूं, मैं कहूं यार आप अपनी इक्वेशन भेजें मेरे पास, कोई भी मुश्किल से मुश्किल इक्वेशन, मेरा जो एपीआई है मेरे पास एक एल्गोरिथम है वो उसको सॉल्व करके आपको रिटर्न करेगा। ये भी एक एपीआई हो सकती है, बट डिपेंड करता है कि आप कितनी मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि लोग आपकी उस एपीआई को खरीदना चाहेंगे या नहीं। ठीक है। तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि जो लोगों को चाहिए हो। तो उसके बगैर किसी का भी इंटरेस्ट नहीं होगा मेरा नहीं ख्याल कि आपकी एपीआई खरीदने में। ठीक है जी। तो हम आज की क्लास का यहाँ पे अख्ताम करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी अगली क्लास में। और जिन लोगों से ये वेदर ऐप नहीं बन पाई थी वो प्लीज ये वेदर ऐप बनाएं, अपने हाथ से कोड लिखें। और उम्मीद करता हूँ कि उमैर खलील जिन्होंने ये सवाल पूछा था उनको आंसर मिल गया होगा। अगर आपको स्टिल आंसर क्लियर नहीं हुआ तो आप व्हाट्सएप का जो हमारा ग्रुप है उसमें भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझे। जो कम्युनिटी वाला ग्रुप है उसमें भी मुझे मेंशन करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फेसबुक पे भी आप पोस्ट करके आप उसमें भी मुझे मेंशन कर सकते हैं, तो मैं वहां पे भी आपको सर आंसर तो मुझे मिल गया थैंक यू। लेकिन ये ज़िया साहब की वीडियो मैंने फिर नहीं देखी थी, तो मेरे ख्याल में खुद ही आया था तो मैंने जस्ट आपसे सवाल कर लिया। तो फिर वो मैं यही पूछना चाह रहा था। अच्छा ये सर ये एक और बात बताते हैं कि ये जो हम एपीआई बना रहे हैं ये रेस्ट एपीआई यही कहलाती है, जस्ट कॉल्ड रेस्ट एपीआई। सॉरी दोबारा ये क्या उसके लिए क्या? सर मैं कह रहा हूँ ये जो एपीआई हम यूज कर रहे हैं और जो हम बनाएंगे जो हम सीखेंगे तो वो रेस्ट एपीआई कहलाएगी, ये रेस्ट एपीआई कहलाती है। हाँ ये देखें जितनी भी एपीआईज होती हैं, अब एपीआई है क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एपीआई। ठीक है। ये जब हम नोड.जेएस पढ़ना शुरू करेंगे तो हम इन चीजों को डिटेल में समझेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि व्हाट इज एन एपीआई। अच्छा फिर एपीआई
तो है। अब एपीआई में भी एक रेस्ट एपीआई है, तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज एक एपीआई में होती है तो हम उसको कहते हैं कि अच्छा ये रेस्ट एपीआई है। तो 5 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हम, अगर 5 ऐसी क्वालिटीज हैं अगर वो किसी भी एपीआई में पाई जाती है तो हम उसको रेस्ट एपीआई कहते हैं। तो ये चीजें लेकिन अभी की नहीं है, प्रीमेचर हो जाएगा। हम जब Node.js पढ़ना शुरू करेंगे तो हम ये चीजें डिटेल में समझेंगे और सर्वर बनाएंगे, हम डेटाबेस भी पढ़ेंगे, एपीआई बनाएंगे भी खुद से, और ये सो ऑन काफी सारी चीजें बाकी हैं हमारी भी। चलिए ठीक है सर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जबरदस्त। अभी जावास्क्रिप्ट ऑलमोस्ट हमारी 80% हो गई है आई थिंक। एक मुजम्मिल रजा दोस्त पूछ रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट अब हमारी अभी कितना चलेगी, और शायद ये पूछना चाह रहे हैं आप। तो हमारी ऑलमोस्ट 80% हो गई है। हम असल में जावास्क्रिप्ट के 2 पार्ट्स हैं। हम जैसे शुरू में डिस्कस किया था कि एक AMD है जो ब्राउजर पे चलता है सिर्फ, और फिर एक है कॉमन JS या Node.js भी कहते हैं उसको अब। तो हमने अभी पहला वाला पार्ट 80% ऑलमोस्ट कर लिया है। अब जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होगा फिर हम कॉमन JS में दाखिल हो जाएंगे, और हम कॉमन JS भी पढ़ते जाएंगे, साथ में सर्वर बनाना भी सीखेंगे। जाहिर है भाई, मतलब सिर्फ जावास्क्रिप्ट तो नहीं सीखेंगे, हम कुछ बनाना भी सीखेंगे उसके साथ साथ। तो अभी हम राइट नाउ जो जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं उससे हम क्या सीख रहे हैं, छोटी मोटी, छोटी वाली बिल्कुल वेब एप्लीकेशन बनाना सीख रहे हैं, छोटी सी, इस जावास्क्रिप्ट से AMD। ठीक है, क्योंकि ये ब्राउजर पे चलने वाली जावास्क्रिप्ट है तो इससे हम वेब एप्लीकेशन छोटी छोटी बना रहे हैं। जब हम Node.js पढ़ेंगे तो वो सर्वर पे चलने वाली जावास्क्रिप्ट है, तो उसमें हम सर्वर बनाना सीखेंगे और डेटाबेस पे काम करना भी साथ साथ सीखते रहेंगे। ठीक है, लैंग्वेज तो चलती रहेगी, साथ साथ ये चीजें भी सीखते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फ्लो होगा। जो हम सारा राइटिंग में लिखा हुआ है आप उसको देख सकते हैं, एक पॉइंट को आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। ठीक है जी, आज की क्लास काफी लेट कर दी मैंने, टाइम पे मेरी अभी नजर पड़ी 10:40 हो गए, हम 40 मिनट ऊपर आ गए। खैर, तो बहुत सारे लोग जो जिनको टाइम कॉन्शियस थे वो लीव भी कर चुके हैं, बट नो प्रॉब्लम, वो रिकॉर्डिंग में देख लेंगे बाद में। ठीक है जी, तो मेरा ख्याल है अब हम इसको स्टॉप करते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट कर चुके हैं हम क्लास। ठीक है जनाब, चलें, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी अगली क्लास में। बाय बाय।